अध्याय 55 बुरी आदतें 2। जब वे दोपहर का भोजन समाप्त कर रहे थे, मीना, जो थियो और आयरीन को घूर रही थी, बोली, वैसे तुम दोनों अभी तक डेट पर नहीं गए? पफ। आयरीन चौंक गई और उसने अपना मुंह ढक लिया। थियो ने उलझन में पूछा, हाँ, आपका मतलब क्या है? वह समझ नहीं सका। आखिर वह किस बारे में बात कर रही थी? आयरीन कहती है कि मुझे अपना चेहरा अधिक बार दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वह मुझे नापसंद करती है, लेकिन क्या डेटिंग का सवाल ही नहीं उठता? बेशक थियो आयरीन के साथ अधिक सहज हो गया था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि वे डेट पर जाने के लिए पर्याप्त करीब थे। बेशक अगर वह चाहती तो वह मना नहीं करता, लेकिन डेट पर कैसे जाते हैं? वह तो कभी डेट पर गया ही नहीं था, वह तो बस गुजारा चलाने में ही व्यस्त रहता था। क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो, मीना? आयरीन चिल्लाए। उसका चेहरा उस लाल मीट बॉल पास्ता से भी अधिक लाल था जिसे वह खा रही थी। बस उत्सुक हूँ। सगाईशुदा जोड़ों का एक ही अकादमी में जाना दुर्लभ है। मुझे लगा कि तुम लोग डेट पर जा रहे होगे, पर शायद नहीं। ये दिलचस्प है। अगर मैं होता तो मैं हर दिन डेट पर जाता। मीना ने उलझन में अपना सिर झुका लिया। क्या ऐसा है? थियो ने संक्षेप में विचार किया। वह ये नहीं बता सका कि आयरीन को यह विचार पसंद आया या नापसंद। मीना के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि डेट पर जाना कोई समस्या नहीं होगी। बेशक अन्य छात्रों की ब्लाइंड डेट्स वगैरह होती हैं, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। आधुनिक समय में दोस्तों का एक दूसरे के घर जाना डेट माना जा सकता है। मूल कहानी में नाइकी के नामी पात्रों के साथ सभी प्रकार के रिश्ते थे, लेकिन वे अधिकतर अस्पष्ट थे। एक बार भी तारीख का उल्लेख नहीं था। क्या अनुमति थी? वह अक्सर आयरीन के साथ प्रशिक्षण स्थल पर जाता था। क्या उसे डेट माना जाता था? वह ये नहीं बता सका कि रेखा कहाँ खींची गई है। मीना, डेट किसे कहते हैं? बहुत खूब। मीना ने थियो को ऐसे देखा जैसे वह कोई दुर्लभ प्रजाति हो। क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं। थियो के गंभीर उत्तर पर मीना का दिमाग खाली हो गया। जब आप दो असली डेटिंग करने वाले बेवकूफों को एक साथ रखते हैं तो ऐसा होता है। उफ, ऐसा कैसे हो सकता है जब वे दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं? मोहल्ले के 10 साल के बच्चे भी उनसे बेहतर हैं। मीना ने आह भरी और अपना मुंह खोला। कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए साथ साथ बाहर जाना, साथ साथ प्रशिक्षण लेना, साथ साथ अध्ययन करना, इन सभी को डेट माना जा सकता है। क्या ऐसा है? थियो ने अपनी थोड़ी खुजाई। इससे सहमत नहीं हूँ। ट्रेनिंग और बाकी सब, ये कोई डेट नहीं है। आयरीन ने चीखते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी। मीना उसके कुछ बचकाने व्यवहार पर मुस्कुराए। तुम्हारी राय में डेट क्या होती है, आयरीन? अच्छा, अच्छी तरह से क्या? आयरीन ने झिझकते हुए कहा। अच्छे कपड़े पहनना और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किसी अद्भुत जगह पर जाना जिसे आप प्यार करते हैं या पसंद करते हैं। आयरीन चुप हो गई। वो किसी परीक्षा के किरदार जैसी है। ये नहीं चलेगा। मुझे आयरीन से यही उम्मीद थी, लेकिन थियो भी अनजान है। मुझे इन प्यार के नौसिखियों को एक धक्का देना होगा। मीना मन ही मन मुस्कुराए। बिल्कुल आयरीन, डेट का मतलब यही होता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों कभी डेट पर गए हो। अच्छा। आयरीन का चेहरा लाल से पीला हो गया। मीना मन ही मन रोई। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह कितना निराशाजनक है। फिर भी मीना ने हार नहीं मानी। अगर मैं इन्हें अकेला छोड़ दूं तो ये दोनों बेकार हैं। इस डर से तो वे अकादमी से स्नातक होने से पहले चुंबन भी नहीं करेंगे। मीना ने थियो की ओर देखा। वह कम से कम आयरीन से तो बेहतर लग रहा था। वह अभी भी मूर्ख है। उनकी नजरें मिली, लेकिन थियो ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब तक तो उसे संकेत मिल जाना चाहिए था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं। मीना ने कठोर कदम उठाया। उसने बिना कोई आवाज निकाले शब्दों को बोल दिया। उससे बाहर चलने के लिए पूछो। अगर वह इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं समझता है तो मैं हार मान लूंगा। जब मीना आत्मदया में डूबी हुई थी, थियो ने अंततः अपनी बात रखी। मैं उस तरह की डेट पर नहीं गया जैसा कि आयरीन ने बताया। मीना और आयरीन के चेहरे पर तेजी से खटास आ गई, लेकिन उसके अगले शब्दों पर मीना चुपचाप खुश हो गई। चलो डेट पर चलते हैं, आयरीन। तुम कब फ्री हो? हाँ, मीना ने शांत स्वर में जयकारा लगाया। ओह। आयरीन की आंखें बड़ी हो गईं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। मैं इस सप्ताह किसी भी दिन मुक्त हूँ। मैं आपके कार्यक्रम के अनुसार समायोजित कर लूंगा, आयरीन। मैं भी कभी भी मुक्त हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे 1 मिनट के लिए माफ करें। मैं अभी वापस आता हूँ। ये कहते हुए थियो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और शानदार कदमों से बाहर चला गया।
क्या वे अभी लड़े? लगता तो यही है। आइरीन ने क्या कहा? खूबसूरत लड़कों में आकर्षण होता है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एल्फ प्रिंसेस के साथ घूम रहा था। वे दोनों एक दूसरे से अविभाज्य थे। हम क्या करें? बेचारी आइरीन। कैफेटेरिया में बैठे कई छात्र उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखकर बुदबुदाने लगे। बहरहाल आइरीन की घबराहट भरी अभिव्यक्ति गायब हो गई और अंततः वह एक खिलखिलाती हुई मुस्कान में बदल गई। कोई भी आसपास नहीं है। मैंने संचार क्रिस्टल की डोरी खींची। हाँ युवा स्वामी, क्या आपने फोन किया था? एमी की आवाज क्रिस्टल के माध्यम से मुझ तक पहुंची, पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट, लगभग बिना किसी शोर के। इससे यह साबित हो गया कि वह निकट थी, संभवतः अकादमी के भीतर। मुझे लगता है कि वह संतुलन के लिए कहीं भटक नहीं रही है। मुझे एक अनुरोध करना है एमी, कृपया आगे बढ़ें। कल शाम 6 से 7 बजे के बीच किसी नजदीकी फैंसी रेस्तरां में टेबल आरक्षित करा लें। समझ गया युवा स्वामी। क्या आप अकेले खाना खाएंगे? 2 के लिए। समझ गया। मैं विकल्प देखूंगा और फिर आपसे संपर्क करूंगा। क्या आपको और कुछ चाहिए? कुछ नहीं, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा युवा स्वामी। क्लिक। मैंने कॉल समाप्त की और कैफेटेरिया में वापस आ गया। आइरीन, जो कुछ हद तक हतप्रभ दिख रही थी, और मीना, जो मुझे संदेह भरी नजरों से देख रही थी, वहां मौजूद थी। होटिल्डा, क्या हुआ आइरीन? मैंने मीना को बीच में रोका और आइरीन का नाम पुकारा। ओह हाँ, क्या आप कल किसी रेस्तरां में डिनर करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। आइरीन ने उलझन भरी नजरों से मुझे घूरा। एक पल बाद, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके गाल लाल हो गए और वह खिलखिलाकर मुस्कुराए। दोपहर के भोजन के बाद व्यावहारिक द्वंद्वयुद्ध का समय था। मैं एक द्वंद्वयुद्ध का अनुरोध करता हूँ हीरो विभाग। मैं यहाँ पहले आया था, और यह हीरो डिपार्टमेंट नहीं है, ये थियो है। क्या तुम उस व्यक्ति का नाम भी नहीं जानते जिसे तुम चुनौती दे रहे हो? क्या बकवास है। मैं आज सुबह से उस आदमी को पीछे से मारने का इंतजार कर रहा हूँ। और नाम से क्या फर्क पड़ता है? बहुत से छात्र थियो के सामने इकट्ठा हो गए थे। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। मैं उसे माफ नहीं कर सकती। वो परजीवी कमीना। मैं अभी भी सिंगल हूं और वो जब भी आता है, सब कुछ उलट पुलट कर देता है। उनका लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि थियो था। वे उसे एल्फ राजकुमारी और आइरीन को अपने साथ लेकर घूमने के लिए माफ नहीं कर सकते थे। सुंदरियों के साथ खिलवाड़ करने के अपराध के लिए अपनी सजा स्वीकार करो। थियो सोच रहा था कि पहले किसका सामना किया जाए। सभी लोग एक क्षण के लिए पीछे हट जाएं। एक मोटी, मजबूत आवाज वाली महिला बोली। उसकी अच्छी तरह से विकसित, तांबे जैसी मांसपेशियां अधिकांश पुरुषों की तुलना में अधिक उभरी हुई थीं। ये जूलिया थी, जो एक बर्बर महिला थी और नाइट विभाग में प्रथम वर्ष की सर्वोच्च रैंक वाली छात्रा थी। छात्रों ने तुरंत रास्ता साफ कर दिया। ये सही है, जूलिया एक निश्चित दांव है। फिर वे चमकती आंखों से उसकी ओर देखने लगे। यहाँ ऐसा कोई नहीं था जो जूलिया की ताकत के बारे में नहीं जानता था। वह निश्चित रूप से उस परजीवी मेल को अपमानित करेगी। जूलिया थियो के सामने खड़ी थी। चलो मैच खेलते हैं थियो। थियो के चुप रहने पर जूलिया ने कहा, मैं हमेशा से एक ऐसे आदमी के साथ खूनी युद्ध करना चाहता था जो तुम्हारे जैसी शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित करता हो। चलो लड़ते हैं। वह एक खराब जोड़ी है। मैं उसके खिलाफ नुकसान में रहूंगा। अपने आंतरिक विचारों के विपरीत थियो ने शांत आंखों से जूलिया को देखा। मैं इससे कैसे बाहर निकलूं? थियो बोला। क्यों? जूलिया खिलखिलाकर मुस्कुराए। पिछले हफ्ते आपकी मदद मिलने के बाद मैंने आपके बारे में काफी जानकारी हासिल की है। इस दौरान मुझे एक दिलचस्प अफवाह सुनने को मिली। यहाँ तक कि शक्ति की पूजा करने वाले ओर्क्स भी आपको सच्चा योद्धा कहते हैं। तब से मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या यही जवाब काफी है? वे लानत ओर्क्स। बहुत खूब। छात्र उत्साह के उन्माद में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने द्वंद्वयुद्ध रोक दिए। थियो और जूलिया के चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसका उत्साहवर्धन किया। जूलिया, 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 वाह, जूलिया जीत गई नाइट विभाग का खजाना। एक सच्ची योद्धा। आज हम तुम्हारे साथ हैं जूलिया। कृपया उस आदमी का चेहरा कुचल दो। ये कमीने। मैंने अपने द्वारा देखे जाने वाले अधिकांश डेटिंग विज्ञापनों को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। क्षमा करें दोस्तों, यहाँ एशियाई एकल लोगों से मुलाकात नहीं हो रही है। 3/4 चैप्टर का आनंद लें। अध्याय 56, बुरी आदतें 3। इस स्थिति में जूलिया के साथ द्वंद्वयुद्ध से बचने का कोई रास्ता नहीं था। यदि मैं ऐसे गर्म माहौल में द्वंद्वयुद्ध करने से इनकार कर दूं तो मेरी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचेगा।
लेकिन मैं उससे कैसे जीत सकता हूँ? मैंने जूलिया पर एक नज़र डाली। उसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट 9 इंच थी। वह मुझसे थोड़ी छोटी थी, लेकिन हमारे शरीर में कोई अंतर नहीं था। वास्तव में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं ही नुकसान में हूँ। उसकी जांघें निस्संदेह मेरी तुलना में मोटी थीं और उसके चतुर्भुज, कंधे और बांह की मांसपेशियां अधिक विकसित थीं। नाम: जूलिया मैक्स, लिंग महिला, आयु 18, जाति मानव संबद्धता एलिनिया अकादमी, नाइट विभाग ड्राई प्लेन्स, जनजाति ताकत 11, सहनशक्ति 11, मन 7, दृढ़ता 10, लक्षण बर्बर योद्धा, निष्क्रिय प्रभाव अंतर्निहित क्षमता विवरण देखें, हथियार मास्टर निष्क्रिय प्रभाव विवरण देखें, भाला विशेषज्ञ निष्क्रिय प्रभाव विवरण देखें, थ्रोइंग एक्सपर्ट निष्क्रिय प्रभाव विवरण देखें। इसके अलावा 5 और विशेषताएं। यह असंभव लगता है। इस समय जूलिया नाइट्स विभाग में एकमात्र ऐसी है जिसके पास मास्टर स्तर की विशेषता है। उसके पास कई अन्य उपयोगी विशेषताएं भी हैं। दीवार बहुत ऊंची थी। मैं हाल ही में मजबूत हो गया हूं, लेकिन यह मुश्किल होगा। भले ही जूलिया हीरो विभाग में शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाई, लेकिन उसकी ताकत अकेले उसे शीर्ष 30 में स्थान दिला सकती है। अरे, क्या वह कमजोर नहीं लग रहा है? हीरो विभाग उतना प्रभावशाली नहीं है जैसी कि जूलिया से उम्मीद थी। मैंने कभी भी एक अच्छा दिखने वाला लड़का नहीं देखा जो मजबूत भी हो। नाइट विभाग के छात्र उत्साहित प्रत्याशा में एक साथ इकट्ठे होकर फुसफुसाहट और उपहास की आवाजें गूंज रही थीं। आइरीन ने चिंतित भाव से मेरी ओर देखा। जूलिया ने कहा, मैंने सुना है कि हीरो विभाग में आपकी रैंक 181वीं है। यह उस व्यक्ति के लिए काफी कम है जिसमें हीरो के गुण होने की बात कही जाती है। अपने प्राथमिक हथियार भाले के स्थान पर जूलिया ने तलवार पकड़ी हुई थी। हालांकि मुझे पता है कि नायक आमतौर पर या तो युद्धकला या फिर विद्वत्तापूर्ण कार्यों में माहिर होते हैं। तुम्हें बाद वाले पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे एकतरफा लड़ाई या अपने विरोधियों को अपमानित करना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके बजाय इस तलवार का इस्तेमाल करूंगा। कैसा रहेगा? बोलते समय उसकी मछलियां फड़क रही थीं। बेशक मैंने किसी भी अन्य हथियार की तुलना में तलवारों से अधिक विरोधियों का सामना किया था, लेकिन उसके शब्दों से मुझे ज्यादा राहत नहीं मिली। जूलिया और मेरे बीच का अंतर बहुत अधिक था। मैंने कहा, पीछे मत हटो, अपनी पूरी ताकत से लड़ो। यदि मैं भाला लेकर उससे हार जाऊं तो कुछ हद तक स्वीकार्य होगा, लेकिन तलवार लेकर उससे हारना पूरी तरह से हार होगी। नहीं, मैं तलवार चलाने में भी काफी अच्छी हूं। देखते हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ सबको 30 सेकंड में ही ढेर कर सकती हूँ। जूलिया ने कंधे उचका दिए, जिससे उसकी नजरों से मिलने वाले छात्र चौंक गए। यहाँ तक कि आइरीन ने भी उसे ठंडी निगाह से देखा। उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए उनका दावा संभवतः सत्य था। यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। खैर, कम से कम मैं इसके लिए आभारी तो हो सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं जूलिया से उसके प्राथमिक हथियार का उपयोग किए बिना भी हार जाता, तो इससे मेरी प्रतिष्ठा को बहुत अधिक नुकसान नहीं होता, क्योंकि वह नाइट विभाग में सर्वोच्च रैंक वाली छात्रा थी। हालांकि मेरा हार आसानी से स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपना सब कुछ झोंक दूंगा। ठीक है, देखते हैं आपके पास क्या है, मैंने कहा। अपने दाहिने हाथ में तलवार लिए जूलिया ने लड़ने की मुद्रा अपना ली। उसकी मुद्रा सिएना जैसी ही थी। पिछले सप्ताह सिएना से हारने के बाद उसने अभ्यास किया होगा। तथ्य यह है कि वो पर्यवेक्षक की आंख के बिना भी इतनी अच्छी तरह से रुख को पुनः पेश कर सकती है, जिससे मुझे उसके मास्टर स्तरीय विशेषता हथियार मास्टर की शक्ति की और भी अधिक सराहना करने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले मुझे उसकी गतिविधियों का अध्ययन करना होगा। यद्यपि मैंने पहले ही उसकी गतिविधियों और गति को देख लिया था, परंतु वास्तविक युद्ध एक अलग कहानी थी। मैंने अपने दाहिने हाथ में एक अभ्यास तलवार पकड़कर अपना युद्ध मुद्रा अपनाया। मैंने कहा, मैं पहला कदम उठाऊंगा। जब भी तुम तैयार हो मेरे पास आ जाना, जूलिया ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उसकी ओर दौड़ा। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, जूलिया की तलवारबाजी सिएना से काफी मिलती जुलती थी। मैंने पिछले सप्ताह ही उनके द्वंद्व को करीब से देखा था, मैं इससे काफी परिचित था। उसकी सटीकता और कुशलता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। यदि वह एक सप्ताह में ही रैपियर में निपुण हो जाती तो ये सचमुच निराशाजनक होता। उसकी समग्र क्षमता नोकतार के बराबर थी। घूमो घूमो। जब मैं जूलिया के तेज तलवार के वार को रोक रहा था और चकमा दे रहा था, तो मैंने मन ही मन सोचा, थोड़ा और समय खरीदो, जब तक वह ये न मान ले कि मेरी योग्यता की सीमा यही है। सौभाग्यवश मेरी तलवारबाजी श्रेष्ठ थी। तलवार उपयोगकर्ता विशेषता प्रवर्धनोप द्वारा बढ़ाई गई। तलवारों के साथ मेरी समझ और दक्षता में काफी वृद्धि हुई।
हाँ हाँ, मैं निराश हूँ। ऐसा लगता है कि जिस सच्चे योद्धा की बात ऑक्स ने की थी, वह केवल मानसिक पहलू का था। ये सही है, ऐसा ही सोचते रहो। मेरे पास अभी भी एक गुप्त चाल बाकी थी। द्वंद्व जारी रहा, जिसमें मैं थोड़ा नुकसान में दिख रहा था। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि जूलिया जीतने वाली है, लेकिन यह उतना रोमांचक नहीं है जितना मैंने सोचा था। सच है। हालांकि कौशल का वह स्तर अभी भी काफी प्रभावशाली है। छात्र सहजता से हमारे द्वंद्व को देखते रहे। चलो अब इसे खत्म करते हैं, थियो। जूलिया का आक्रमण अधिक साहसी हो गया तथा उसके हमले अधिक कठोर हो गए। अब समय आ गया है। मैंने तुरंत 10 सेकंड के लिए ओवरलोड सक्रिय कर दिया। ओह! जूलिया मेरे बदले हुए रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। हालांकि नाइट विभाग में प्रथम वर्ष की सर्वोच्च रैंक वाली छात्रा होने के नाते उसने मेरी बढ़ी हुई ताकत और गति को जल्दी से अपना लिया। धत्तेरी की, मेरी ताकत का आंकड़ा अभी कम से कम 12 होना चाहिए, जबकि उसकी 11 है, जो कि बस थोड़ा कम है। हालांकि ओवरलोड का उपयोग करते समय मेरे पास कौशल और शक्ति दोनों में बढ़त थी, लेकिन यह उसे नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिस क्षण ओवरलोड की अवधि समाप्त हो जाती, मैं समाप्त हो जाता। और उसके बाद कई दिनों तक मैं बिस्तर तक ही सीमित रहा। हफ! ओवरलोड की 10 सेकंड की अवधि समाप्त हो गई। थकान जल्दी ही हावी होने लगी। लेकिन अब जब मुझे एक मौका दिख गया था तो मैं हार नहीं मान सकता था। मैं बिस्तर पर पड़े रहने का भाग्य सहन करूंगा। जूलिया का सुरक्षा कवच पूरी तरह से ढीला पड़ गया था। ओवरलोड के बिना मैं उसके खिलाफ 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता। जैसे ही मैंने ओवरलोड का प्रयोग अगले 10 सेकंड के लिए किया, मेरे सामने एक पारभासी खिड़की प्रकट हुई। अतिरिक्त प्रभाव विश्लेषण पूर्ण। आप अतिरिक्त प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। क्या आप बढ़ाना चाहते हैं? उसी समय मुझे अपनी जेब में रखा एम्पलीफिकेशन और थोड़ा सा हिलता हुआ महसूस हुआ। इसलिए न केवल जादू और विशेषताओं को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि छिपे हुए टुकड़ों के विशेष प्रभावों को भी बढ़ाया जा सकता है। एक उच्च स्तरीय जादुई कलाकृति होने के कारण इसमें विविध प्रकार के प्रभाव थे। लेकिन अब इस पर आश्चर्य करने का समय नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब मेरे पास जीतने का मौका था। बेशक मैं इसका उपयोग करूंगा। वूंड! एक संक्षिप्त झटके के बाद प्रवर्धित ओवरलोड सक्रिय हो गया। वाह! मैंने गहरी सांस छोड़ी। इस क्षण मुझे लगा कि मैं कुछ भी करने में सक्षम हूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें खून से फट जाएंगी। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वह मेरे कानों में सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवा ले ली हो। मेरी मांसपेशियां प्रतिक्रिया में चीख उठीं। मेरे अंग एक ही समय में भारी और हल्के दोनों महसूस हो रहे थे। वाह! मैंने तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उससे बहुत जोर से घुमाया। जूलिया अचंभित रह गई। मैंने अपना आक्रमण जारी रखा। यदि कोई अवसर सामने आता है तो मुझे उसे लपक लेना चाहिए। मैं जीत सकता हूं। प्रवर्धित ओवरलोड के साथ मैं बहुत अधिक मजबूत हो गया था। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और अनायास ही एक क्रूर मुस्कान उभर आई। शायद मेरा चेहरा इस समय बिल्कुल विक्षिप्त सा लग रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालांकि मुझे ट्विस्टेड नोबल की डिग्निटी से तेज दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन यह मुझे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। मेरी एकमात्र प्रेरणा जीतने की शुद्ध इच्छा थी। मैंने तलवार को लगातार घुमाया, मानो कुल्हाड़ी से वार कर रहा हूं। दुर्घटना, 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 दुर्घटना। अब जूलिया के पास बचाव के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसकी अभ्यास तलवार उसके सिर के ऊपर उठी हुई थी। अंततः उसकी अभ्यास तलवार टूटकर बिखर गई। धमाका! वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका पिछला हिस्सा जमीन से टकराया। बहुत खूब। अभी क्या हुआ? क्या किसी ने देखा? वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। उसका चेहरा देखो, मुझे लगता है कि वह कोई राक्षस है। छात्र आपस में बुदबुदाने लगे। रोमांचकारी 10 सेकंड का शक्ति उछाल समाप्त हो गया। मेरा शरीर, जो एक समय बहुत गर्म था, तेजी से ठंडा हो गया। मैं अपनी पिछली अत्यंत खराब ताकत और सहन शक्ति के आंकड़े 7 पर वापस आ गया। उसी समय मुझे अत्यधिक थकान का सामना करना पड़ा। यद्यपि मैंने केवल 20 सेकंड के लिए ही बिजली का उपयोग किया था, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने इसे 1 मिनट से अधिक समय तक उपयोग किया हो। थकान भी उतनी ही बढ़ गई जितनी की प्रभाव था। उठना। अभी भी बैठे हुए मैंने जूलिया को अपना हाथ दिया, जिसने बड़ी आश्चर्यचकित आंखों से मेरी ओर देखा। थियो लिन वाल्डेर्क, आप सचमुच एक सच्चे योद्धा हैं। मैं हार स्वीकार करता हूँ। जूलिया ने मेरा हाथ पकड़ा और खड़ी हो गई। मैंने कई विरोधियों से मुकाबला किया है, लेकिन तुम्हारे जैसे किसी का सामना मैंने पहले कभी नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे तुम बिल्कुल अलग इंसान बन गए हो।
यह एक अच्छा मैच था। मैंने विनम्रता से जवाब दिया और मुंह मोड़ लिया। मुझे अपनी नाक के नीचे नमी महसूस हो रही थी। मैंने अपनी नाक के नीचे उंगली घुमाई तो खून पाया। ये भी बढ़े हुए अधिभार की कीमत ही होगी। मुझे इसका लापरवाही से उपयोग नहीं करना चाहिए। मेरा शरीर हर पल भारी होता जा रहा था, मानो वह पानी से भरा स्पंज हो। रुमाल से अपनी नाक से खून पोंछने के बाद मैंने अपना सिर घुमाकर आयरीन की ओर देखा, जो पास ही बैठी थी। वह मुझे घूरते हुए अपनी आंखें बड़ी कर रही थी। उसकी नीली पुतलियों में मैंने भय देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बुरे सपनों का सामना कर रही हो। तो लगता है नेचुरल पावर के अतिरिक्त प्रभाव ओवरलोड को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यह आखिरी पल में ही खुला है। थोड़ा बच निकलने का बहाना। इसके अलावा मैंने साइड इफेक्ट को अतिरिक्त प्रभाव में बदल दिया। ये थोड़ा अधिक सटीक लगता है। मैंने विज्ञापन सूची के माध्यम से अधिकांश डेटिंग विज्ञापनों को ब्लॉक करने का भी निर्णय लिया है। क्षमा करें दोस्तों, यहाँ एशियाई एकल लोगों से मुलाकात नहीं हो रही है। 4/4 चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 57 बुरी आदतें। 4 जूलिया के साथ मेरी झड़प के बाद मैं तुरंत छात्रावास में लौट आया। मैं और अधिक कक्षाओं में भाग लेने की स्थिति में नहीं था। मेरा शरीर अविश्वसनीय रूप से भारी लग रहा था। सिएना को देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए मुझे संदेह है कि मुझे कम से कम 2 दिन तक बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। छात्रावास तक वापस पहुंचना एक संघर्ष था। मैं एम्पलीफिकेशन ओप के साथ अपने ट्विस्टेड नोबल की गरिमा विशेषता को बढ़ाते हुए सहन करने में कामयाब रहा। मेरा शरीर टूटने की कगार पर है, फिर भी यह हिलता है मानो किसी कठपुतली के अंग टूट गए हों। ओह, कम से कम मैं वापस तो आ गया। मैंने पहले कभी अपने बिस्तर पर इस तरह के आराम की चाहत नहीं की थी। शर्मराहट मेरा आगमन सुनकर एमी सामने आए और आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। आप जल्दी लौट आए, युवा स्वामी। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी सो जाऊंगा। मैं 2-3 दिन अपने कमरे में ही रहूंगा। समझ गया, युवा स्वामी। क्या आपको कुछ और चाहिए? मैं कम से कम कल सुबह तक उठना नहीं चाहता था। मान लीजिए कि मैं बिस्तर से उठ भी सकता हूँ। कल दोपहर को नाइट डिपार्टमेंट का दौरा करना। आइरीन से कहना कि मुझे कल शाम की हमारी नियुक्ति रद्द करनी पड़ रही है। क्षमा याचना। वादे पूरे करने होंगे। हालांकि आइरीन वर्तमान में मेरे प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखती है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक महिला का स्नेह हवा की तरह अस्थिर हो सकता है। वह आसानी से मुझसे मुंह मोड़ सकती थी और मन में द्वेष रख सकती थी। लेडी आइरीन। समझ गया, युवा स्वामी। हाँ, मैं अभी अंदर जा रहा हूं। मेरा संदेश जरूर पहुंचा देना। ये कहकर मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ। मैं तुरंत बिस्तर पर लेटना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर उस तरह नहीं हिल रहा था जैसा मैं चाहता था। ये प्रवर्धित ट्विस्टेड नोबल की गरिमा के कारण था। इस घटिया गुण के अपने फायदे हैं। अच्छा, मुझे नहा लेना चाहिए। मैं पसीने से तरबतर था और संभवतः धूल से सना हुआ था। अच्छी तरह से स्नान करने के बाद ही मैं अंततः अपने बिस्तर पर गिर सका। अगले दिन नाइट विभाग की कक्षाएं। पहली अवधि शुरू होने में अभी समय था, इसलिए कक्षा शांत थी। बीच वाली पंक्ति में अपनी सामान्य जगह के बजाय आइरीन ने खुद को पीछे की ओर पाया और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका मन कल जूलिया के साथ हुए थियो के द्वंद्वयुद्ध की यादों में उलझा हुआ था। उसने मुझे उस समय की बहुत याद दिला दी। उन्हें अकादमी में प्रवेश से पहले की एक घटना याद आ गई, एक ऐसी घटना जिसने उन्हें थियो के प्रति अपनी भावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर किया था। यद्यपि उसने थियो के प्रति अपनी रोमांटिक भावनाओं को स्वीकार कर लिया था, फिर भी वह असहज महसूस कर रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? कल का उसका खून बहता हुआ दृश्य और उसका दुष्ट चेहरा बेचैन कर देने वाला था। ये घटना उस पिछली घटना से अजीब तरह से मिलती जुलती थी। यह एक उचित अनुमान था। थियो की शक्ति आश्चर्यजनक गति से बढ़ रही थी। बेशक दुनिया शक्तिशाली व्यक्तियों से भरी पड़ी है, लेकिन यह एलिनिया अकादमी थी जो महाद्वीप की सबसे असाधारण प्रतिभाओं का एक समागम थी। उनमें से थियो की प्रगति निर्विवाद रूप से उल्लेखनीय थी। शायद ही कोई इतनी तेज वृद्धि की बराबरी कर पाता। यह मानना काफी संभव था कि उस पर किसी राक्षस का साया था। अगर उस घटना के बाद से वह बदल गया है, तो मुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यह एक ऐसी भावना थी जिसे उसने अपने दिल में गहराई से दबा रखा था। नहीं, उसने इसे अपने दिमाग से मिटाने की कोशिश की थी। थियो की हालिया ईमानदारीपूर्ण पहल और बढ़ती अपील को देखते हुए उसने इसे खारिज करने का निर्णय लिया। क्या वह मुझे यह नहीं बता सकता कि क्या हो रहा है? शायद वह उसे कल बताना चाहता था।
उसने पहली बार औपचारिक रूप से उसे बाहर आमंत्रित किया था। ऐसा लग रहा था कि वह ऐसा ही करेगा। अचानक आयरीन, हाँ, रुको, धन्यवाद। उसे लगा कि पीछे के दरवाजे से कोई आ रहा है। धीरे धीरे मुड़ते हुए आयरीन को एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह थियो का नौकर है ना? एमी थी ना? वह एक ऐसी महिला थी जिसे आयरीन ने वाल्डेर परिवार से मिलने के दौरान कई बार देखा था। एक महिला जो हमेशा थियो के करीब रहती थी, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। कक्षा में कदम रखे बिना ही एमी ने आयरीन की ओर देखा। अपनी सीट से उठकर आयरीन एमी के पास पहुंची। मैं थियो का नौकर हूं, एमी। हाँ, क्या मैं आपसे कुछ समय ले सकता हूं, मिस आयरीन? एमी ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। ठीक है। एमी और आयरीन ने बाहर आकर बातचीत शुरू कर दी। कल यंग मास्टर थियो स्कूल से अस्वस्थ महसूस करते हुए लौटे और अभी आराम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें आज आपके साथ डिनर करना था। सही। उन्होंने मुझसे आपके साथ रात्रि भोज में शामिल न हो पाने के लिए क्षमा मांगने को कहा। मैं समझता हूँ। आयरीन ने भावशून्यता से सिर हिलाया। जैसा कि मुझे संदेह था, वह कुछ छिपा रहा है। ये स्पष्ट था कि उन्होंने ऐसी त्वरित शक्ति के लिए महत्वपूर्ण कीमत चुकाई थी। ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो किसी कीमत पर व्यक्ति की ताकत को बढ़ाते हैं। लेकिन जहां तक वह जानती थी, ऐसे गुण असाधारण रूप से दुर्लभ थे। तो फिर एक राक्षस के साथ एक समझौता। वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी कि ऐसा हुआ था, लेकिन वह ऐसे किसी समझौते की संभावना से इनकार नहीं कर सकती थी। दरअसल इसकी संभावना काफी ज्यादा थी। अन्यथा थियो, जिसने कभी उसकी मदद की गुहार लगाई थी, अब जूलिया पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता था, जो वास्तव में शूरवीर विभाग की शीर्ष दावेदार थी? क्या उसने कुछ और भी बताया? उन्होंने वादा तोड़ने के लिए अपनी हार्दिक क्षमायाचना दोहराए। उद्धरण चिन्ह। आयरीन को दुख का एहसास हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि थियो का पछतावा वास्तविक था। उसने कब इतनी शिद्दत से माफी मांगी थी? वह ऐसे व्यक्ति थे जो कभी कभार ही सच्चे मन से माफी मांगते थे। उसके अंधकार में अतीत ने उसे आशंकित कर दिया था। अब मैं साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। वह और थियो बहुत आगे आ गए थे। वह अब अकेले चिंता और संघर्ष नहीं करना चाहती थी। वह निराश होने की आदत से मुक्त होना चाहती थी। वह तब तक साथ साथ चलना चाहती थी जब तक उसकी भावनाएं राख में न बदल जाएं। भले ही आगे का रास्ता कांटों से भरा हो। ठीक है, कृपया उससे कहिए कि जब वह बेहतर महसूस करे तो मुझसे मिलने आए। उसके पास पर्याप्त समय था, और यदि वह बाहर निकलने का रास्ता भी तलाशती तो अब उसे कोई रास्ता नहीं मिल पाता। आखिरकार उसके लिए वह एक अनमोल मंगेतर और एक सच्चा नायक था। खट 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 खट। आयरीन के साथ बातचीत के बाद एमी छात्रावास की ओर जाने वाली गाड़ी में सवार हो गई। वह छात्रावास जहां थियो और वह रहते थे, नाइट विभाग के नजदीक था। अब सुबह के 10 बज चुके थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा स्वामी अभी तक जाग गए हैं। थियो की स्थिति वैसी ही थी जैसी पिछली बार मूल्यांकन के बाद थी। चूंकि वह शायद अपना हाथ भी नहीं उठा सकता था, इसलिए उसे उसके लिए चीजों का ध्यान रखना होगा। नाश्ते के विकल्पों पर विचार करते हुए वह छात्रावास की ओर चली गई। उद्धरण चिन्ह। सुनहरे बालों वाला एक अवांछित आगंतुक छात्रावास के सामने खड़ा था। वह सिएना थी, एक अलग स्वभाव वाली एल्फ, मानो वह दुनिया की मालिक हो। एमी का चेहरा कठोर हो गया। आप यहाँ क्यों आए हैं, मिस सिएना? तुम्हें देखकर अच्छा लगा, एमी। सिएना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उस दिन के लिए धन्यवाद। आपका क्या मतलब है? क्या तुम वही नहीं थे जो 2 दिन पहले मुझे छात्रावास तक ले गए थे? हाँ, लेकिन एमी ने शांत आंखों से सिएना को देखा। सोमवार के विपरीत सिएना काफी जीवंत दिखाई दिया। उसका जीवंत और सहज व्यवहार वैसा ही था जैसा पहली मुलाकात के समय था। मिस सिएना, आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल युवा स्वामी के निर्देशों का पालन कर रहा था। अच्छा, मुझे तो यही लगा। वह अप्रत्याशित रूप से शर्मीला है। हे, क्या थियो अपने कमरे में है? हाँ, लेकिन इस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओह, क्या वह सोमवार को भी घायल हुआ था? सिएना की आंखें सिकुड़ गईं। नहीं, वह कल से ही अस्वस्थ है। तो मैं आज उनसे नहीं मिल पाऊंगा। हाँ, एमी ने आशंकित होकर अपनी नजर सिएना की ओर डाली। ये बात समझ में आती है, क्योंकि एमी ने आत्मिक जादूगरों से जुड़े खतरों के बारे में अनेक कहानियां सुनी थीं। आत्मा जादूगर वे लोग जो अपनी इच्छाओं से प्रेरित होते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि एक बार किसी काम में रुचि विकसित हो जाने पर वे कभी हार नहीं मानते। वह एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थी। एमी की चिंताओं के विपरीत सिएना स्वेच्छा से पीछे हट गई।
और उसने आगे कहा, कृपया उसे ये दे दीजिए, इससे उसे अभी मदद मिलनी चाहिए। सिएना ने एक कांच की बोतल आगे बढ़ाई। उफ, मुझे इसे लाने में बहुत मुश्किल हुई। मैं थोड़ा दिखावा करना चाहता था। खैर, मैं जा रहा हूँ। कृपया हमारे थियो का ख्याल रखना। सुरक्षित यात्रा, मिस सिएना। और कृपया उससे कहो कि वह अब कोई व्यर्थ की चाल न चले। इसके साथ ही सिएना चली गई। व्यर्थ की चालें। वह संभवतः उस आत्मा विकर्षक की बात कर रही थी जो उसने युवा स्वामी को दिया था। जब सिएना आंखों से ओझल हो गई तो एमी ने उसे मिली कांच की बोतल की जांच की। कोई लेबल नहीं था, कोई स्पष्टीकरण नहीं था। बस एक बोतल थी जो पानी जैसे पारदर्शी तरल से भरी थी। फिर भी इसमें रहस्य का भाव था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो उसे दे ही दूंगा। अब नाश्ते में क्या बनाऊं? थोड़ी देर विचार करने के बाद एमी छात्रावास में चली गई। इस उपन्यास और मेरे 6 गचा कैरेक्टर उपन्यास में मेरी मदद करने वाले लोगों में से एक दो उपन्यास चुन रहा है। जब हम इसे सुलझा लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि रिलीज की संख्या बढ़ाकर 5 कर दी जाएगी। मैंने हमेशा 5 रिलीज की योजना बनाई है, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर काम करना है। एक चौथाई चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 58। ये सब उस औषधि की बदौलत था जो एमी ने मुझे कल दी थी। मुझे सिएना को धन्यवाद देना चाहिए। मूल काइरेन जेना क्रॉनिकल्स कहानी में केवल एचपी और एमपी ही नहीं बल्कि सहनशक्ति भी एक भूमिका निभाती है। यदि आप अपनी सारी सहनशक्ति समाप्त कर देंगे तो आप अशक्त हो जाएंगे। इसलिए सहनशक्ति का प्रबंधन करना एचपी और एमपी के प्रबंधन जितना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति औषधि एक ऐसी वस्तु है जिसे धनी लोग भी लापरवाही से उपयोग करने से पहले 2 बार सोचते हैं, विशेष रूप से खेल के बाद के चरणों में। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे से आसानी से खरीदा जा सके। यह एक नायक स्तर की उपभोग्य वस्तु है, साधारण दुर्लभ नायक किंवदंती से लेकर मिथक तक, जिसे आप केवल कल्पित बौनों के साथ एक निश्चित स्तर की अनुकूलता बनाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। खैर, इससे मुझे कुछ समय मिल गया। आमतौर पर मैं शनिवार तक ही बाहर निकल पाता हूँ, लेकिन अब मुझे 2 दिन अतिरिक्त मिल गए हैं और एक और बोनस है। अंततः मेरी शक्ति का स्तर 7 से बढ़कर 8 हो गया है। मेरी सहनशक्ति अभी भी 7 पर है, लेकिन मैं जो भी टिम्बलिंग कर रहा हूँ उसके कारण जल्द ही इसमें वृद्धि होने की संभावना है ना? क्या पारंपरिक ओर्क जनजाति का अमृत आखिरकार प्रभावी था? सच कहूं तो अगर मुझे अगले सप्ताह तक कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता तो मैं इसे प्रयोग न करने पर विचार कर रहा था। इसका स्वाद सबसे खराब है, मिंट चॉकलेट के बाद दूसरे स्थान पर। तैयार होने का समय हो गया है। मैं हल्का सा स्ट्रेचिंग करती हूँ, नहाती हूँ और एमी द्वारा दिया गया नाश्ता खाती हूँ। एमी ने सुझाव दिया, युवा मास्टर, पिछली बार मैंने आपको जो टॉनिक दिया था उसे न लेना ही बेहतर होगा। इसलिए मैंने लेसर स्पिरिट रिपेलेंट का उपयोग नहीं किया। सिएना ने संभवतः उसे इसके बारे में चेतावनी दी थी। सबसे पहले मैं वहां के हालात का आकलन करने के लिए रोग का दौरा करूंगा। फिर आइरीन से मिलने से पहले कुछ प्रशिक्षण लूंगा। मुझे आशा है कि वह बहुत परेशान नहीं होगी। मुझे निश्चित रूप से उनसे माफी मांगनी चाहिए। जैसा कि मैंने एक बार चारुकनी के एंड्रू एशिल्ड आयशा से कहा था, मेरा मानना है कि पर्याप्त प्रयास से नकारात्मक भावनाएं भी अच्छी भावनाओं में बदल सकती हैं। मूल कहानी में ऐसे कई मामले थे। नाश्ता समाप्त करने के बाद मैं गाड़ी लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मुझे कहीं से एक नज़र का आभास होता है। कोई मुझे देख रहा है। पर्यवेक्षक की आंख को बढ़ाने के लिए प्रवर्धन ओप का उपयोग करते हुए मैं अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखता हूँ। स्टॉप के पास एक सामान्य दुकान के पास मुझे कुछ गड़बड़ नजर आए। यह एक असाधारण सूक्ष्म ऊर्जा थी। अकादमी में केवल कुछ ही लोग इस तरह अपनी उपस्थिति छिपा सकते थे। क्या चल रहा है? सामान्य दुकान के पास पहुंचकर मैंने बुदबुदाया, जंग वूही, तुमने सचमुच मुझे देखा। मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई, थियो। जंग वूही जनरल स्टोर के पीछे से एक छाया की तरह उभरी। आशा के अनुसार मैंने उसे शांत दृष्टि से देखा। वैसे भी उससे बचना संभव नहीं था। सिर्फ 14 साल की होने के बावजूद जंग वूही को हत्या करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसे बचपन से ही एक घातक हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। ये तथ्य कि उसने स्वयं को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, इसका तात्पर्य है कि उसने मेरे बारे में अपनी जांच पूरी कर ली होगी। यह अजीब बात है। क्या है? पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित परिवार के उत्तराधिकारी के लिए आपके बारे में आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम जानकारी है। मुझे जो कुछ मिला वह तुच्छ, बेकार की जानकारियां थीं, जैसे द डिसग्रेस ऑफ द वाल्डेर्क हाउस और द टाइगर दैट गेव बर्थ टू ए पपी। आप क्या कहना चाह रहे हैं?
अनभिज्ञता जताते हुए मैंने पूछताछ की। मुझे अंदाजा था कि जंग वूही मेरे पास क्यों आ रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं था। सच कहूं तो मुझे सचमुच नहीं पता कि तुम कौन हो। अचानक जंग वूही के भावशून्य चेहरे से एक घातक इरादा प्रकट हुआ। लेकिन मेरी पहचान जानने के लिए आपके पास कोई बहुत ही कुशल मुखबिर होना चाहिए था, है ना? या शायद आपके पास कोई और तरीका था। तो क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो? मैं अभी तुम्हें मारने की योजना नहीं बना रहा हूं, बेशक। हालांकि अचानक जंग वूही की शांत आंखें भी हत्या के इरादे से चमक उठीं। अगर तुम अनावश्यक हो गए तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तुम खतरा पैदा करते हो, मेरी सभी इंद्रियां मुझे इसकी चेतावनी दे रही हैं। आप क्या चाहते हैं? बाहरी तौर पर तो मैंने अपना धैर्य बनाए रखा, लेकिन अंदर से मैं डरा हुआ था। वह विश्व में शीर्ष रैंक वाली हत्यारी थी। यद्यपि मूल कहानी में वह केवल दुर्जय प्रतीत होती थी, परंतु वास्तविकता में उसका सामना करना भयावह था। मैंने ट्विस्टेड नोबल की गरिमा को बढ़ाने के लिए एम्प्लीफिकेशन ऑर्ब का उपयोग किया और बेपरवाह दिखने की पूरी कोशिश की। यदि जंग वूही किसी को मारने का निर्णय लेती तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देती। मुझे रुकना होगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि उसे हत्या करने में आनंद आता है। जंग वूही की आंखों में दुख की एक झलक दिखाई दी। मैं एक भविष्यवक्ता की तलाश में हूं। जंग वूही फुसफुसाया। तो वह सोचती है कि मुझमें भविष्यवाणी करने की शक्ति है। जिस क्षण मेरा संदेह निश्चय में बदल जाता है। अकादमी के पतन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका खलनायकों के एक समूह टनिंग व्हाइट को लगातार कमजोर करना है। उसे कोड डिकोड करने और उसे मुझे ढूंढने के लिए प्रेरित करने के पीछे का कारण मेरी योजना का हिस्सा था। जंग वूही मेरे जाल में फंस गया। वह एक विश्वसनीय सहयोगी साबित होगी। वह किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करने से परहेज नहीं करती। चुप रहने के अलावा वह युवा छात्राओं की तरह भावनात्मक उथल-पुथल को भी बमुश्किल ही प्रदर्शित करती है। मैं उसे वह जानकारी देता हूं जो वह चाहती है और वह मेरी आज्ञाओं का पालन करती है। संक्षेप में यह एक पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध है। जंग वूही ने चुप्पी तोड़ी। क्या आप एक भविष्यवक्ता हैं? उसकी आवाज से प्रत्याशा लगभग रिस रही थी। एक क्षण के लिए मैंने चिंतन का नाटक किया। स्वाभाविक रूप से ये सब परिदृश्य तैयार करने का एक हिस्सा था। अंत में हाँ, मैंने फुसफुसा कर कहा। जंग वूही मेरे पास आया और मेरे कान में फुसफुसाया। इसे साबित करो। मैं क्यों? इस कथा में भविष्यवक्ता आत्मिक जादूगरों से भी अधिक दुर्लभ थे। इसके अलावा उनसे संपर्क करना कठिन है क्योंकि वे आमतौर पर राष्ट्रीय संरक्षण में रहते हैं। यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप में भी 10 से भी कम वास्तविक मामले हैं। और बहुमत भविष्य के केवल खंडित टुकड़ों की ही कल्पना कर सकता है। तो मर जाओ। लेकिन जंग वूही की हत्या की मंशा कुछ समय से कमजोर पड़ रही थी। वह झूठ बोल रही है। वास्तविक भविष्यवाणी करने वाले लोग ड्रैगन से भी अधिक दुर्लभ हैं। जंग वूही मुझे नहीं मार सकता। एलेनिया अकादमी में दाखिला लेने का उनका मुख्य उद्देश्य एक भविष्यवाणी उपयोगकर्ता को ढूंढना था। जरा सोचो, बच्चों की तरह व्यवहार मत करो। क्या तुम्हें पहले यह नहीं बताना चाहिए कि तुम मुझे क्या दे सकते हो? अपनी मांग बताइए। जंग वूही ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अकादमी के भीतर टनिंग व्हाइट नामक एक संगठन के कार्यकर्ता मौजूद होंगे। फ्रांसिस, जिसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया था, भी इसका सदस्य था। अपनी पहचान बताए बिना बाकी घुसपैठियों की पहचान करो। तुम्हारी क्षमताओं को देखने के बाद मैं तय करूंगा कि मैं तुम्हारे साथ ईश्वरीय वचन साझा कर सकता हूं या नहीं। जंग वूही घुसपैठियों को ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर गायब हो गया। मैं रोग से मिलने और मैजिक डिंगोन घटना के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए हीरो विभाग की ओर चल पड़ा। जैसा कि एक वरिष्ठ प्रोफेसर से अपेक्षा की जाती है, उनका काम संपूर्ण और बेदाग था। यदि सब कुछ उनकी रिपोर्ट के अनुसार होता है तो मुझे टनिंग व्हाइट से किसी भी संदेह से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने इसकी जांच कर ली है, वरिष्ठ प्रोफेसर। कृपया योजना के अनुसार आगे बढ़ें। समझ गया। ध्यान रखें, कक्षाओं का निलंबन केवल इसी सप्ताह तक रहेगा। समझा। मैं बाहर निकला। लेकिन उस गंजे बूढ़े आदमी की पहचान क्या हो सकती है? प्रवर्धित ट्विस्टेड नोबल की गरिमा अभी भी प्रभावी थी। लेकिन जब मैंने सर्वोच्च स्तर का सम्मान किया तब भी मुझे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। मूल कहानी में उनकी उपस्थिति न्यूनतम थी। भविष्य पहले ही काफी हद तक बदल चुका है। मैं अपने वर्तमान ज्ञान से कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। इसलिए मुझे चरों को न्यूनतम करना होगा। मुझे बाद में उस गंजे आदमी की जांच का काम जंग वूही को सौंपना होगा। अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए मैं प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा।
मैं यहाँ जूलिया के साथ अपने द्वंद्व की समीक्षा करने आया हूँ। कीक मैं तलवारबाजी प्रशिक्षण मैदान की ओर सीधा चल पड़ा। मुख्य हॉल में आकर्षक लाल छोटे बालों वाली एक महिला अपना पसीना पोंछ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गहन प्रशिक्षण सत्र पूरा कर लिया हो, उसका शरीर पसीने से लथपथ था। पील, मैंने उनसे नजरें मिलाने से बचने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में हमारी नजरें मिल गईं। उद्धरण चिन्ह। पेल ने मुझे एक अजीब भाव से घूरा। उसके व्यवहार में क्षमा याचना का कोई संकेत नहीं था। मैंने जल्दी से नजरें फेर ली। चलो हम सब अपने अपने रास्ते चले। सच कहूं तो उसके प्रति मेरा गुस्सा लगभग खत्म हो चुका था। भले ही उसने मेरे बारे में बकवास की कि मैं एक राक्षस का ठेकेदार हूं, लेकिन मैं नहीं था। वह मुझसे क्या उम्मीद करती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे साबित करूं। और जब भी अकादमी पर कोई खतरा मंडराएगा तो वह निस्संदेह एक बड़ी संपत्ति साबित होगी। मूल कहानी के विपरीत पीएल अब नीके नामक विशाल दीवार के सामने नहीं डरेगा। वह हर मार्ग में न्याय की भावना को मूर्त रूप देती है। इतना काफी था। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, पेल पेल ही रहेगा। ये दूरी बनाए रखना आदर्श है। जैसे ही मैं प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ने वाला था, अरे, पेल ने पुकारा, आसपास कोई और नहीं है। उसे नजरअंदाज करने से चीजें और भी ज्यादा अजीब हो जाएंगी। क्या आप 2 दिन पहले नाइट डिपार्टमेंट में थे, है ना? इसके बारे में क्या है? आप जीत गए, अनाधिकारिक रूप से सबसे मजबूत के खिलाफ। हाँ, उद्धरण चिन्ह। पेल ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया और वह हिचकिचाने लगी। अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा। वाह, रुको, पेल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मत करो, गलत विचार मत लो और मेरी बात सुनो। यह क्या है? वह इतना हिचकिचा क्यों रही है? क्या वह माफी मांगने वाली है? क्या तुम एक पल के लिए अपने कपड़े उतार सकती हो? अध्याय 59। अधिक कल्पना करें। घबराहट में मैं पील की ओर देखता रहा, अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करता रहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो, पेल? पेल ने चारों ओर नजर घुमाए और फिर कहा, बिल्कुल वही जो मैंने कहा था। बस एक पल के लिए अपने कपड़े उतार दो, मुझे कुछ जांचना है। बिल्कुल नहीं। आखिर उसमें क्या आ गया था? मुझे अचानक एक पुरुष स्ट्रिप्टीज क्यों करना चाहिए? खैर, मुझे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है। पीएल ने अपनी तलवार उठाई और मेरी ओर तान दी। यदि आवश्यक हुआ तो मुझे बल प्रयोग करना पड़ेगा। इसे रोक, कृपया बस रुकें। लेकिन पेल की निगाहें अविचल रहीं। वह बहुत गंभीर थी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन यह खतरनाक था। यहाँ तक कि अगर मैंने अपने प्रवर्धित ओवरलोड का उपयोग किया तो भी उससे बच निकलने की मेरी संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य थी। तभी मेरे मन में एक विचार कौंधा। अगर मैंने इसे सही से खेला। आप अचानक क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कारण चाहे जो भी हो, बिना किसी हिचकिचाहट के बल का सहारा ले रहे हैं। क्या ये वास्तव में प्रतिष्ठित चालोन परिवार के सदस्य के लिए उचित है? हालांकि पेल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, परिवार, सम्मान, मुझे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। अभी मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वह गलत उत्तर था। मुझे तुरंत दूसरा रास्ता सूझा। मैंने अतीत में अनगिनत चुनौतियों पर विजय प्राप्त की थी और यह भी इससे भिन्न नहीं होगा। क्या इस समय माफी मांगना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? माफी, जब हमने आप पर आरोप लगाया था तब के लिए। हाँ, मूल कहानी में यदि उसे लगता कि उसने कुछ गलत किया है तो वह तुरंत माफी मांग लेती। क्या वह किसी तरह बदल गई है? किसी भी स्थिति में ऐसा लगता है कि माफी मिलने की संभावना नहीं है। यदि मैं इसका अपने लाभ के लिए उपयोग करूं तो मैं इस संकट से बच सकता हूं, ठीक है। लेकिन सिर्फ तब जब मैं तुम्हें कपड़े उतारते देख लूं। मैं माफी मांग लूंगा या जो चाहो करूंगी। बस इधर आओ। ये पता चला कि यह केवल इच्छाधारी सोच थी। पेल दृढ़ निश्चय के साथ मेरी ओर बढ़ा। वह अथक थी। पेल ने मेरी कलाई को जोर से पकड़ लिया। आउच, ये चोट लगी। उसके छोटे से शरीर में इतनी ताकत कैसे आ सकती है? ये दुखदायक है। स्थिर रहो और भागने के बारे में मत सोचो। इसमें बस एक पल लगेगा। उसी क्षण प्रशिक्षण हॉल का दरवाजा खुल गया। पील, चलो साथ में प्रशिक्षण लेते हैं। ओह, नीके, एंड्रू और एशिल तीनों अंदर आ गए थे। वे हमें घूर रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। हाँ, आप पहले से ही साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम अकेले ही ट्रेनिंग करेंगे। बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और चले गए। वे कायल लोग ऐसे ही चले जा रहे हैं। तीनों के चले जाने के बाद भी पेल ने मुझे छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया। बस मुझे जाने दो।
मैंने कहा था कि दर्द हो रहा है। जब तक आपकी सहमति नहीं मिल जाती, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पीएल की अभिव्यक्ति दृढ़ थी, उसकी आंखें हताश थीं। सांस। लेकिन यह एक ऐसा अनुरोध था जिसका मैं पालन नहीं कर सका। बिना कारण कपड़े उतारना पागलपन होगा। पीएल ने कहा होगा कि वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं कोई पुरुष वेश्या नहीं हूं जो मुआवजे के लिए अपने शरीर का व्यापार करता है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पीएल मुझसे छोटी लड़की है। यद्यपि यह शरीर मेरा मूल शरीर नहीं है, फिर भी मैं अपना नग्न शरीर केवल अपनी भावी प्रेमिका को ही दिखाना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि आपका अनुरोध कितना अपमानजनक है? कम से कम मुझे अपना शरीर तो देखने दो। बाकी बच्चे तो साथी बदल लेते हैं और इधर उधर खेलते हैं। पीएल ने बुदबुदाते हुए जवाब दिया। यह एक तथ्य था, अकादमी के केवल कुछ ही नए छात्र ब्लाइंड डेट पर नहीं गए। फिर भी मुझे पीछे हटना पड़ा। ये वे हैं और यह मैं हूं। मैं मना करता हूं, लेकिन अगर आप सहमत हैं तो मैं जो भी आप चाहेंगी वह करूंगा। मैं अब भी इनकार करता हूं। मुझे अपमानित करना बंद करो। ये शर्मनाक है। मेरे आधुनिक मित्रों ने भले ही मुझे यूनिकॉर्न कहकर चिढ़ाया हो, लेकिन मेरे मूल्य नहीं बदले हैं। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? मेरा मानना है कि बिना किसी संबंध के शारीरिक संबंध बेकार हैं। ऐसी अनैतिक मुलाकातों से मुझे क्या मिलेगा? और ऐसा भी नहीं है कि मैं घायल हूं और मुझे देखभाल की जरूरत है। मैं बिना किसी कारण के कपड़े नहीं उतार सकती। हाँ, ठीक है। पेल ने मेरी कलाई छोड़ दी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। आपका क्या मतलब है? मैं जल्द से जल्द तुम्हारा नग्न शरीर देखूंगा। क्या वह शर्मिंदा नहीं है? वह बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसे शब्द बोलती है। मेरा मतलब है, आसपास कोई नहीं है। लेकिन कुछ मायनों में वह सिएना से भी अधिक डरावनी है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर आप मुझ पर दोबारा ये थोपेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसके बाद मैं प्रशिक्षण मैदान से चला गया। प्रशिक्षण क्षेत्र में तलवार चलाने से मैं थक गया था। चलते समय मैंने अपने धड़कते सिर को शांत करने की कोशिश की। हे थियो, सिएना मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई। मुझे यकीन नहीं था कि वह कब मेरे पास आई थी, लेकिन वह बहुत करीब खड़ी थी। मेरा सिर थोड़ा सा झुका और हमारे होंठ एक दूसरे को छू गए। मैंने सावधानी से हमारे बीच कुछ दूरी बना ली। सिएना, कैसी हो? कल से अब काफी बेहतर है। कितना मुश्किल था, समझ रही हो? वह मेरी बाह से चिपक गई। क्या आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं? हे, नहीं। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। कल जब मैं आया था तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाया था। कल आपने मुझे जो दिया, मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। इससे मुझे ठीक होने में मदद मिली। मैं सच्चे दिल से आभारी था। भले ही उसने मुझ में रुचि ली हो, लेकिन उसके लिए मुझे इतनी उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु देना अविश्वसनीय था। यहाँ तक कि मेरे लिए भी इसे प्राप्त करना काफी चुनौतीपूर्ण था। ये बहुत प्रभावी था। हे, तो मुझे इनाम दो। इनाम? अचानक मुझ पर बेचैनी छा गई, और भी अधिक इसलिए क्योंकि कुछ ही क्षण पहले पीएल ने एक अपमानजनक अनुरोध किया था। और वह बेचैनी हकीकत बन गई। मुझे गले लगाओ। सिएना ने मेरा हाथ छोड़ दिया और अपना हाथ मेरे सामने फैला दिया। कसकर, प्लीज। इतना कसकर कि मेरी पसलियां टूटती हुई लगें। बहुत कसकर। सिएना के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वह पहले से ही सुंदर थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट ने मुझे ये समझा दिया कि लोग सुंदरता से इतने मोहित क्यों होते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये तो प्रश्न ही नहीं था। यदि उसने कृतज्ञता के लिए कोई अन्य उपहार मांगा होता तो मैं किसी न किसी तरह से उसकी बात मान लेता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं कोई महिला प्रेमी नहीं हूं। मेरे आसपास के लोग अक्सर कहते हैं कि एक सच्चा योद्धा कभी भी महिलाओं की प्रगति का विरोध नहीं करता, या एक सच्चा नायक जानता है कि महिलाओं की संगति का आनंद कैसे लिया जाए, लेकिन मैं न तो एक सच्चा योद्धा हूं और न ही एक नायक। मैं तो बस मैं ही हूं। अरे, तुम्हें ऐसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। सिएना ने निराश होकर अपना सिर झुका लिया। मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा। सिएना ने अपना सिर उठाया। वह जल्दी से ठीक हो गई। ठीक है, तो मैं ही तुम्हें गले लगाऊंगा। एक क्षण में सिएना ने मुझे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। आउच! बहुत दर्द हुआ। सिएना ने मुझे ऐसे दबाया जैसे मेरी पसलियां तोड़ देना चाहती हो। सिएना, ये दर्द करता है। हे, बस सहन करो। इतना ही काफी है। सिएना ने मुझे पकड़ लिया और बोली, मैंने सुना है कि कल नाइट डिपार्टमेंट में आपका काफी अच्छा मैच था। हाँ, ये सही है। तुमने अच्छा किया। मेरे आदमी में इतना जोश होना चाहिए। लेकिन खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। मैं समझता हूँ। हे, तुम बहुत प्यारी हो।
सिएना ने मेरी पीठ थपथपाई। प्रशिक्षण हॉल में पीएल खिड़की से बाहर देखती रही, उसका दिल उथल पुथल हो रहा था। वहां उसने ऐसा दृश्य देखा जिस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर वे क्या कर रहे हैं? थियो और सिएना एक दूसरे से भावुकतापूर्वक गले मिल रहे थे। पीएल ने कई बार अपनी आंखें रगड़ी, ये सोचते हुए कि क्या वह सपना देख रही है। लेकिन ये कोई सपना नहीं था। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। पीएल सिएना को अच्छी तरह से जानता था, यहाँ तक कि उसके पिता ने भी उस पर जोर दिया था कि वह एल्फ राजकुमारी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। बेशक वह अपने पिता की बात मानने को तैयार नहीं थी। उनकी मौजूदा स्थिति में उनकी सलाह कोई खास मायने नहीं रखती थी। वास्तव में एलेनिया अकादमी में दाखिला लेने का उसका मुख्य कारण अपने दम्भोटू परिवार से मुक्ति पाना था। उसके लिए और भी महत्वपूर्ण मामले थे जिन पर उसे ध्यान देना था। फिर भी मेरे लिए तो ऐसा है जैसे उसने हमारे बीच एक दीवार खड़ी कर दी हो। बेशक थियो को सिएना ने जबरदस्ती गले लगा लिया था, लेकिन क्रोध से भरा पेल तर्कसंगत रूप से नहीं सोच सका। लेकिन वे अलग कब होंगे? ऐसा लग रहा है जैसे वे सारा दिन एक दूसरे से चिपके रहे हों। अभी कुछ देर पहले तो वे दोनों कितने पवित्र और मासूम लग रहे थे। अब वे क्या कर रहे थे? उफ! जिस बात ने उसे और भी अधिक क्रोधित किया वह था उसका अपना हृदय। उसने कभी किसी और के रिश्तों की परवाह नहीं की थी, फिर भी अब वह अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही थी। कुछ मिनट तक उन्हें देखने के बाद उसका उबलता हुआ सिर ठंडा होने लगा और उसमें विवेक की झलक लौट आए। करीब से देखने पर ऐसा नहीं लगा कि वे डेटिंग कर रहे थे। पेल ने शांत दृष्टि से उस जोड़े को देखा। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। सिएना थियो से चिपकी रही जबकि वह स्थिर रहा। फिर भी पेल उससे नाराज था। उसके अंदर के विचार बाहर आ गए। तुम बेवकूफ हो। हाँ, क्षमा करें दोस्तों, मुझे इसे कल रात जारी करना था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा खा लिया जो मुझे नहीं खाना चाहिए था और मैंने अपनी रात शौचालय में बिताई। 3/4 चैप्टी का आनंद लें। अध्याय 60 अधिक कल्पना करें 3। इसके बाद पेल सीधे अपने छात्रावास के कमरे में लौट आए। अब उसे तलवार चलाने का मन नहीं हुआ। उसने खिड़की खोली और बाहर की ओर देखती रही। वहां कोई नहीं था। वह केवल ऊंचे पेड़, अच्छी तरह से संरक्षित घास और फूल ही देख पा रही थी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं सीधे उनसे पूछ लेता। उसने सोचा कि उसने अपना मन बना लिया है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी देखकर वह बोल नहीं सकी। महान दानव के साथ अनुबंध का उल्लेख करके थियो का फिर से सामना करना मुश्किल था। कुछ दिन पहले ही उसने उसके साथ गलती की थी। सोमवार को शीर्ष छात्रों के छात्रावास में जैसे ही उसने राक्षस शब्द सुना, उसकी लाल आंखें क्रोध से घूम गईं। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर आप मुझ पर दोबारा ये थोपेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। वह गंभीर हो गया। जब उसने उसे ऐसी नजरों से देखा जैसे वह कोई घिनौना कीड़ा हो, तो उसका दिल भारी हो गया। लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। महान दानव के ठेकेदार की पहचान करने का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। चालोन परिवार से उसके कुछ ही रक्त संबंधी, जिनमें वह स्वयं भी शामिल थी, जानते थे कि यह कैसे किया जाता है। माकवन, मेरे भाई, ये बहुत निराशाजनक था। ऐसे समय में हमेशा उसका चौथा भाई याद आता था। चूंकि वह एक रखेल की संतान थी, इसलिए परिवार में सभी लोग उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते थे। उसे घुटन और फंसाव महसूस हुआ, लेकिन इससे उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। माकवन डी चालोन, उनके रक्त संबंधियों में से वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने उसके साथ गर्मजोशी से व्यवहार किया। पेल, क्या आज हम साथ में तलवारबाजी का अभ्यास करेंगे? मुझे लगता है कि तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। सच कहूं तो मुझे शक है कि हमारे परिवार में या पूरे महाद्वीप में भी तुम्हारे जितना प्रतिभाशाली कोई होगा। मैं हार गया। तुम्हारे हुनर में इतना सुधार कब हुआ? अब मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। पेल, अपने आसपास के लोगों से दूर मत रहो। लोग अकेले नहीं रह सकते। अगर उन्हें माफ करना मुश्किल हो तो उन पर हंसो। अपने चौथे भाई माकवन की बदौलत उसका बचपन अपेक्षाकृत खुशहाल रहा। वह हमेशा उसका साथ देता था। जब वह गिरने ही वाली थी तो उसने उसे उठाया और मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। जब तक उसने एक महान दानव के साथ अनुबंध नहीं कर लिया। उस समय वह 11 साल की थी। महान दानव के साथ अनुबंध करने के कुछ समय बाद ही उसके परिवार ने उसे वश में कर लिया। उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन नुकसान बहुत गंभीर था। इससे पहले कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाए, उन्होंने उसे रोक लिया। परिवार के 2 सबसे बड़े बेटे, जिन्हें महाद्वीप की सबसे बड़ी प्रतिभा के रूप में जाना जाता था, की मृत्यु हो गई। माकवन के साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वह कभी अस्तित्व में ही न हो।
अधिकांश देशों में राक्षस पूजा एक गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पर न केवल उपासक बल्कि उनके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। चालोन परिवार की प्रतिष्ठा के बावजूद ये खतरनाक था। इसके अलावा उसने किसी भी राक्षस के साथ नहीं बल्कि एक महान राक्षस के साथ अनुबंध किया था। जांचकर्ताओं के डर से परिवार ने शुद्धिकरण की लैपटॉप का उपयोग करके उसके शरीर को राख में बदल दिया। घटना के बाद केवल तीसरे भाई और पील ही संभावित उत्तराधिकारी के रूप में बचे। मंदबुद्धि तीसरे भाई बहन पेल से सावधान थे, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। माकवन के बिना परिवार को ठंडा और निरर्थक महसूस होता था। पेल हर चीज से निराश होकर चुपचाप अकेले ही प्रशिक्षण लेती रही जब तक कि उसने एलिनिया अकादमी में दाखिला नहीं ले लिया। क्यों? लेकिन थियो क्यों? वह नहीं जानती थी कि वह उसके भाई माकवन के साथ क्यों घुल मिल गया। वह अभिव्यक्ति और भाषण दोनों में ठंडा था, बिल्कुल भी दयालु नहीं था। पीएल के लाल हो चुके चेहरे पर आंसू आ गए। उसने अपनी आस्तीन से धीरे से अपने आंसू पोंछे। तड़क फिर उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी, कहीं कोई उसे इस भयानक अवस्था में देख न ले। हीरो डिपार्टमेंट के पास सिएना के किनारे टहलते हुए हम अंततः प्रशिक्षण मैदान तक पहुंचे। स्वाभाविक रूप से किसी वास्तविक व्यक्ति के विरुद्ध प्रशिक्षण किसी नकली डमी के विरुद्ध प्रशिक्षण से कहीं अधिक लाभदायक था, विशेषकर जब वह व्यक्ति सिएना जितना ही कुशल हो। हे तो मुझे तुम्हारे खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल करना चाहिए? एक रैपियर ठीक रहेगा। 2 दिन पहले मैंने जूलिया के साथ बहस की। उसने हमारे मैच के दौरान सिएना की तलवारबाजी का अनुकरण किया था। मूल तकनीकों का अवलोकन और तुलना करना मेरे कौशल को बेहतर बनाने में अविश्वसनीय रूप से सहायक होगा। आखिरकार जब सीखने की बात आती है तो बार बार अभ्यास से बढ़कर कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। हम लगभग 10 मिनट तक अभ्यास करते रहे थे, तभी सिएना के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वाह, तुम्हारी कुशलताएं निखर गई हैं। तुम इतनी जल्दी कैसे सुधर गए? पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब से तुम बहुत ज्यादा निखर गए हो। क्या ऐसा है? हालांकि मैं अभी भी सिएना का मुकाबला नहीं कर सका। यदि मैं अपने प्रवर्धित ओवरलोड कौशल का उपयोग एक आश्चर्यजनक हमले में करूं, तो मैं उसे 1 या 2 बार धक्का देने में सक्षम हो सकता हूं। लेकिन विशुद्ध कौशल में वह अत्यधिक श्रेष्ठ थी। तलवारबाजी की बात करें तो वह जूलिया की तुलना में सचमुच एक अलग स्तर पर है। यद्यपि सिएना के आंकड़े और गुण जूलिया से कमतर थे, फिर भी उसकी तकनीकों की क्षमता एक अलग स्तर पर थी। एक तरह से ये स्वाभाविक ही था। सिएना लगभग 150 साल पुराना था। यदि उसने तलवार चलाने का अभ्यास उस समय के आधे समय के लिए भी किया होता, तो उसकी आयु 70-80 वर्ष होती, जो अकादमी के अन्य छात्रों की आयु से 4 से 5 गुना अधिक है। चलो फिर चलें। अब तक मैं उसकी काबिलियत का काफी आकलन कर चुका था। अगर जूलिया सामान्य मोड पर खेल रही थी तो सिएना हार्ड मोड पर। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि मैं बहुत तेजी से सीख रहा था। सिएना की गतिविधियों को बेहतर ढंग से देखने के लिए मैंने ऑब्जर्वर आई को बढ़ाया। हे बिल्कुल, जब भी तुम तैयार हो मेरे पास आ जाना। एक बार फिर मैंने सिएना के साथ मुकाबला किया। मैंने उसकी हर गतिविधि को ध्यान से देखा, उसकी तकनीकों से लेकर उसकी सबसे छोटी आदतों तक। मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि तकनीक का प्रयोग करते समय वह अपने पैरों को कितना चौड़ा फैलाती थी, किस कोण पर वह अपनी कलाई मोड़ती थी, तथा लगातार हमलों के दौरान वह सांस लेने के लिए कब रुकती थी। मैंने उसकी तलवारबाजी में उन क्षेत्रों की भी तलाश की जिन्हें और अधिक विकसित किया जा सकता था। सब कुछ अवशोषित कर लो। हालांकि मैंने अपनी ऑब्जर्वर आई को निखारा था, लेकिन सिर्फ देखना ही काफी नहीं था। मुझे प्रशिक्षण लेना था और इसे अपना बनाना था। हाल ही में मुझे ये बात समझ में आई, किसी तकनीक का प्रयोग करते समय उसे दिमाग में नहीं रखना चाहिए। आपके सोचने से पहले आपके शरीर को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जीत का फैसला उसी क्षण में हो सकता है। इसलिए मैंने इन गतिविधियों को अपने शरीर में तब तक बिठाया जब तक कि वह उन्हें याद न रख सके। इस तरह मेरा शरीर मेरे सिर से पहले प्रतिक्रिया करेगा, तभी मैं वास्तविक युद्ध में उनका आत्मविश्वास से उपयोग कर सकता था। हमारा अभ्यास सत्र समाप्त हो गया और सिएना ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। हे थियो, मुझे पहले इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जितना अधिक मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही अधिक मैं पाता हूँ कि तुम में एक शासक के गुण हैं। एक शासक? हाँ, एक शासक। आप इस भूमिका के लिए उपयुक्त हैं। मैंने विभिन्न क्षेत्रों के कई लोगों को देखा है, लेकिन मुझे आपके जैसे किसी व्यक्ति से मिले हुए बहुत समय हो गया है। ऐसा शायद आपकी उम्र के कारण है। चुप रहो तुम। सिएना ने मेरी ओर घूर कर देखा, उसकी आंखों में चमक थी। ठीक है, ठीक है। खैर, मैंने बहुत से लोगों को देखा है।
विभिन्न राष्ट्रों के राजा, शासक कहलाने वाले लोग इत्यादि। लेकिन वे सभी भूखे थे, उनके पास जो कुछ भी था उससे कभी संतुष्ट नहीं होते थे और हमेशा निरंतर लालसा की स्थिति में रहते थे। क्या ऐसा है? मैं महत्वाकांक्षी महसूस नहीं कर रहा था। मैं बस जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसे लोग हमेशा शासक बनते हैं। मैं आप में वह ऊर्जा महसूस करता हूँ। दूसरों पर शासन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यह मुझे शोभा नहीं देता। हे, लेकिन आप भाग्य से आसानी से नहीं बच सकते, है ना? सिएना ने शरारत से मेरी बांह पकड़ ली और एक चमकदार मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाकर जवाब दिया, मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता। यदि वह व्यक्ति जो मैंने जन्म लिया था कोई पुजारी या पादरी होता तो शायद मैं उस पर विश्वास कर लेता। खैर, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे एक जगह जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? नाइट विभाग। मुझे आइरीन से माफी मांगनी पड़ी। देर से माफी मांगने की बजाय जल्दी माफी मांगना बेहतर है। थियो और सिएना एक साथ गाड़ी लेकर नाइट डिपार्टमेंट पहुंचे। चूंकि उनका आगमन व्याख्यान के अंत के साथ हुआ, इसलिए नाइट विभाग के छात्र कक्षा भवन से बाहर निकल आए। अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके थियो ने आइरीन के बाहर आने से पहले लगभग 5 मिनट तक इंतजार किया। आइरीन, थियो। आइरीन थियो के पास गई और सिएना की ओर देखा, जो उसके पास ही खड़ी थी। असामान्य रूप से वह क्रोधित नहीं थी। उसे बस इस बात से राहत महसूस हुई कि वह फिर से स्वस्थ हो गया है। क्या अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं? हाँ, मैं पुनः मुकाबला करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हूँ। मुझे खुशी है। तो, आप किस बारे में बात करने आए थे? बोलते समय आइरीन ने सिएना की ओर तिरछी नजर डाली। क्रोधित न होना झूठ था। उस योगिनी ने उसे सचमुच परेशान कर दिया। अनजाने में आइरीन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और देखा कि सिएना एक सिकारा की तरह थियो से चिपकी हुई है। थियो ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मैं माफी मांगने आया हूँ। आइरीन, अपना वादा तोड़ने के लिए मुझे सचमुच माफ करना। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आप स्वीकार करेंगे? थियो ने आइरीन की तरफ देखा, उसकी निगाहें हमेशा की तरह शांत थीं। फिर भी आइरीन को उसकी आंखों में एक जलता हुआ जुनून महसूस हुआ। ठीक है। आइरीन को अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। वह उस परी की तरह मीठी मुस्कान देना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह सिएना से तुलना नहीं चाहती थी। उसने सोचा कि इससे वह मूर्ख लगेगी। थियो और एल्फ उसकी आंखों के सामने, वे एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। इसलिए मुस्कुराने के बजाय आइरीन ने कठोर भाव बनाए रखा। सिएना ने अपने होंठ फुला लिए। मुझे भी शामिल होने दो। थियो ने सिएना को अलग किया, जो उसकी बांह से चिपकी हुई थी। सिएना। थियो ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उन्हें खोलकर शांत भाव से सिएना को देखा। यह मेरे और आइरीन के बीच डेट है। सिर्फ हम दोनों के बीच। 4/4 चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 61। खजाना। एक आइरीन के साथ मेरी रात्रि भोज की योजना विफल हो गई। ऐसा इसलिए नहीं था कि सिएना नाराज थी। आइरीन ने जोर देकर कहा कि हमारा पहला डिनर किसी घटिया जगह पर नहीं हो सकता, जिससे मैं सहमत था। मैंने तुरंत एमी से एक शानदार रेस्तरां खोजने को कहा, लेकिन वे 3 दिन के लिए पूरी तरह से बुक थे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ये समझ में आया कि आरक्षण भरे हुए थे। आधुनिक समय के विपरीत, जहां मनोरंजन के लिए फिल्में और खेल जैसे बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, इस दुनिया में अवकाश की गतिविधियां बहुत कम थीं। इसलिए भोजन करना हर किसी के शौक की सूची में प्रमुख स्थान रखता था। किसी रेस्तरां में घुसकर उस जगह पर कब्जा करना कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं था। हालांकि आइरीन को कुछ महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी थी, इसलिए अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना भी कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने अगले शनिवार के लिए डिनर डेट बुक करने में कामयाबी हासिल कर ली। आइरीन और मेरे पास सप्ताह के दिनों में प्रतिबद्धताएं होती थीं, मेरे लिए क्लब की गतिविधियां और एक आदर्श छात्र के रूप में उसके लिए शैक्षणिक जिम्मेदारियां। इसलिए शनिवार सबसे अच्छा विकल्प था। मैंने शेष 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार ऑक्स के साथ बिताए। इस बीच मुझे तीनों से भी लाभ हुआ, नीके, एंड्रू और एशिल्ड, जिन्होंने भविष्य में सहायता का वादा किया। बहुत भाग्यशाली मौका। तीनों ही बहुमूल्य संपत्ति थे तथा उनके पास विविध कौशल थे। उनके व्यक्तित्व से यह स्पष्ट था कि वे अपने वादे का पालन करेंगे। 7वें सप्ताह की सुबह, सोमवार को, कलाकृतियों के अन्वेषण मूल्यांकन की शुरुआत हुई। बिस्तर से उठते हुए मैंने हल्का सा स्ट्रेचिंग किया। मुझे इस सप्ताह सावधान रहना होगा। मेरा कार्यक्रम बहुत व्यस्त था और आज दोपहर एक महत्वपूर्ण कार्य मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा मिशन मूल्यांकन के लिए जादुई कालकोठरी से जादुई कारतूस खजाना प्राप्त करना था।
मैजिक कार्ट्रिज एक ऐसी कलाकृति है जो बिना किसी मैना का उपयोग किए तीसरे चक्र तक जादू करने में सक्षम बनाती है। यहाँ तक कि मैं, जिसके पास शून्य मन है, जादू का उपयोग कर सकता हूँ। अपनी प्रारंभिक अवस्था में यह एक खाली डिब्बा है जिसे मैना से चार्ज करने तथा विभिन्न जादू से संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। इतना खजाना होने के बावजूद जादुई कारतूस मूल कहानी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। नीके में असाधारण प्रतिभा है, आप उसके लिए चाहे जो भी रास्ता चुने, वह कुछ ही दिनों में तीसरे चक्र का जादू सीख सकता है। यदि नीके जादूगर मार्ग पर होता तो वह अभी 5वें चक्र में पहुंचने से चूक जाता तथा बिना प्रयास के ही तीसरे चक्र का जादू कर लेता। मूल गेम के खिलाड़ी मैजिक कार्ट्रिज प्राप्त करना समय की बर्बादी मानते हैं, तो फिर यह उचित ही है कि मैं इसका उपयोग करूं। मेरे पास भी एम्प्लीफिकेशन ओप है। मैं मूल खेल में अनछुए संयोजन का प्रयास कर सकता हूं। ये सीधा लगता है, लेकिन यह एक 3 घटक कॉम्बो है, शून्य मन थियो एक्स एम्प्लीफिकेशन और एक्स मैजिक कार्ट्रिज। तो फिर स्कूल चले। नाश्ता करने और तैयार होने के बाद मैं सीधे हीरो विभाग की ओर चल पड़ा। कक्षा छात्रों की चहल पहल से गुलजार थी। मुझे लगता है कि मैं बहुत लंबे समय से बेकार बैठा हूं। मेरा मन और शरीर अकड़ गया है। मैंने वास्तव में एक बार लंबी छुट्टी ली थी और इसके लिए मुझे अपना सारा भत्ता गंवाना पड़ा। क्या आसपास कोई अच्छी तनख्वाह वाली अंशकालिक नौकरी है? यार, मैंने पिछले हफ्ते सेरिया के सामने अपनी गलती मान ली थी और मुझे मना कर दिया गया। मुझसे इसके बारे में मत पूछो। सेरिया, जादू विभाग के ब्लैक टावर मास्टर की बेटी। हाँ, तुम भी उसके कामुक हृदय पर मोहित हो गए थे, है ना? आह, मेरे साथी, उफ, दूर हो जाओ। मुझे गले लगाना बंद करो। मुझे इस हफ्ते कोई और लड़की ढूंढनी है। कक्षा में छात्रों के बीच बातचीत का परिचित दृश्य सामने आया। हमेशा की तरह मैं पिछली पंक्ति में ओर्क्स में शामिल हो गया। जैसे ही हम एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, प्रोफेसर रोक ने प्रवेश किया। आह, मेरी आंखें! रोक की चमकदार खोपड़ी से टकराने वाली चमकदार रोशनी आंखों को चौंधिया देने वाली थी। मैं सूर्य के अप्रत्याशित हमले से बचने के लिए आंखें सिकोड़ रहा था। सब लोग चुप हो जाओ। रोक के आदेश पर कमरा तुरंत शांत हो गया। पहला व्याख्यान शुरू करने से पहले एक घोषणा। उसने कमरे को ध्यान से देखा और आगे बढ़ने से पहले उसकी नजरें दूसरों की अपेक्षा मुझ पर अधिक देर तक टिकी रहीं। ये पिछले सप्ताह की जादुई कालकोटरी घटना के बारे में है। इस बयान से हलचल मच गई। क्या अंततः वे उन्हें पकड़ पाए? तो इसीलिए कक्षाएं पुनः शुरू हो गई हैं, है न? उन्हें किसने पकड़ा? क्या प्रोफेसरों ने? छात्र फुसफुसाने लगे। रोक की ताली के बाद एक शिक्षण सहायक एक बड़ा स्क्रॉल लेकर अंदर आया। उसने बड़बड़ाते हुए स्क्रॉल को अपने पास लगे बुलेटिन बोर्ड पर पिन कर दिया। अधिक जानकारी के लिए स्क्रॉल देखें। आज से कक्षाएं सामान्य रूप से फिर से शुरू होंगी। मैं सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि वे इससे आगे बढ़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। रोक और सहायक कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही वे चले गए, लगभग सभी छात्र बुलेटिन बोर्ड के चारों ओर इकट्ठा हो गए। कहने की जरूरत नहीं कि हमारी टीम, जो अपराधी को पकड़ने वाली असली टीम थी, बैठी रही। अपराधी प्रशिक्षक फ्रांसिस थे, जिन्हें प्रथम वर्ष की जांच टीम ने पकड़ा था। रुको, तो क्या उसे प्रोफेसरों ने नहीं पकड़ा था? आह, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक तरफ हटो। इस प्रथम वर्ष की जांच टीम में कौन है? आइए देखें। नीके, पेल, जंगवूही, आयशा, एंड्रू, एशिल्ड। वाह, ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। वे एक प्रशिक्षक को, एक अपराधी को, जिसे प्रोफेसर नहीं पकड़ सके, कैसे पकड़ पाए? आयशा, हमें बताओ कि क्या हुआ। 6 व्यक्तियों को उनके साथी छात्रों ने तुरंत घेर लिया। भीड़ एक रोमांचक कहानी की उम्मीद में उत्साहित थी। आह, वे 6 लोग असहज लग रहे थे, उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। जब भीड़ थोड़ी शांत हुई तो नीके ने बोलना शुरू किया। आह, सबको माफ करना, ये कहानी बताना मुश्किल है। फिर उनकी निगाहें धीरे से मेरी ओर मुड़ गईं। मैं चुपचाप उनकी जांच सहन करता रहा। मैंने कोई कदम नहीं उठाया। मैंने कभी यह नहीं कहा कि अपराधी को पकड़ने का श्रेय उन्हें दिया जाएगा। वे कभी नहीं भूलेंगे। पूरी जिंदगी यह स्पष्ट बेचैनी बनी रहेगी। अब वे मेरे जैसे ही एक ही टैंक में फंसी हुई मछलियां थीं। स्थिति पहले ही सार्वजनिक हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वे ये दावा नहीं कर सकते थे कि वास्तव में हमने उसे नहीं पकड़ा, बल्कि थियो ने पकड़ा। जब तक वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर शांत जीवन के लिए ग्रामीण इलाकों में वापस नहीं चले जाते, उन्हें सावधानीपूर्वक कदम उठाने होंगे ताकि वे अपने शेष जीवन में मुझे नाराज न करें। ये बच्चे नायक बनने के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने मुझे जरूरत पड़ने पर मदद करने का वादा किया।
लेकिन मैं उनका उपयोग केवल एक बार ही नहीं करूंगा। ये सभी 6 नामित पात्र थे जो प्रत्येक मार्ग में सक्रिय भूमिका निभाते थे। नीके तो मुख्य पात्र भी है। थियो, अभी तुम्हारा चेहरा ये थोड़ा डरावना है। ओह, मैं तो बस एक सुखद विचार का आनंद ले रहा था। नोक्टार को सहजता से जवाब देने के बाद मैंने सुबह की सैद्धांतिक कक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। सुबह की कक्षाएं अंततः समाप्त हो गईं। दोपहर का समय व्यावहारिक मूल्यांकन के लिए समर्पित था। सबसे पहले मैं जादुई कारतूस सुरक्षित करूंगा। जैसा कि पहले बताया गया है, आज का व्यावहारिक मूल्यांकन विषय कलाकृतियों का अन्वेषण है। स्वाभाविक रूप से वह कालकोठरी जहां हमसे कलाकृतियों का अन्वेषण करने की अपेक्षा की जाती है, वह भी आर्कमेज के जादू से निर्मित है। जिस प्रकार राक्षस वशीकरण में राक्षस वास्तविक राक्षसों से कुछ कमतर थे, उसी प्रकार कलाकृतियों की खोज भी वास्तविक की तुलना में सरल है। लगभग 200 छात्रों को विभाजित कर दिया गया और उन्हें 45 सीटों वाली 5 गाड़ियों में बैठाकर पश्चिमी जंगल की ओर रवाना कर दिया गया। हम अपने निर्धारित स्थान पश्चिमी जंगल में पहुंच गए। क्या इस बार कुछ और होगा? मैं डर गया हूँ। चिंता मत करो, हमारी स्वर्णिम पीढ़ी 6 किसी तरह इसे संभाल लेगी, है ना? सुबह की कक्षाओं से लेकर अब तक छात्र 6 पर चर्चा करना बंद नहीं कर सके। अभी भी जब हम गाड़ी से उतर रहे थे, छात्र लगातार 6 बच्चों को इस वीरतापूर्ण कहानी को उनके साथ साझा करने के लिए परेशान करते रहे। मैंने पेल से आंखें मिलाईं। मुझे उसके साथ एक ही टीम में नहीं रहना चाहिए। बाह्य रूप से मैं शांत था, लेकिन अंदर पेल द्वारा मुझ पर कपड़े उतारने के लिए दबाव डालने की छवि मुझे परेशान करती है। कौन जानता था कि वह महिला मेरे साथ क्या कर सकती है। सभी लोग ध्यान दें। पिछली बार की तरह रोक ने छात्रों को संबोधित किया तथा उनके पीछे क्षेत्रीय प्रशिक्षक खड़े थे। मैं अब टीम की संरचना की घोषणा करूंगा। अपनी बात पूरी करने के बाद रोक के सहायक ने उसके पास रखे लकड़ी के बोर्ड पर एक स्क्रॉच चिपका दिया। मेरी टीम शीर्ष पर थी। टीम 1, आयशा, राल्फ, नोक्टार, ट्रेविस, थियो। बहुत बढ़िया आयशा, चलो साथ मिलकर अच्छा करते हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, थियो। हमारी किस्मत अच्छी होगी कि हम फिर से एक ही टीम में हैं। राल्फ और ट्रेविस, जो एक ही समूह में थे, अपनी खुशी को बड़ी मुश्किल से रोक पाए। टीम संयोजन अच्छा है। नहीं, यह उत्कृष्ट है। इसके साथ ही निके और पील की टीम को छोड़कर हमारे पास यकीनन सबसे अच्छी टीम संरचना है। आयशा की विशेषताओं में से एक तीव्र दृष्टि अन्वेषण में जबरदस्त लाभ प्रदान करती है। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि नोक्टार और मैं करीब हैं। क्या उसने कुछ तार खींचे हैं? मैंने दूर खड़े रोक की ओर देखा। हमारी नजरें मिली और रोक ने चालाकी से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अध्याय 62, खजाना 2। ठीक है, आपको देखकर अच्छा लगा, ट्रेविस। मैंने ट्रेविस का अभिवादन स्वीकार किया। हाँ, हम सचमुच भाग्यशाली हैं। किसने सोचा था कि हम सब एक साथ होंगे? थियो, राल्फ, नोक्टार और यहाँ तक कि आयशा भी। ट्रेविस हमारी एकत्रित टीम को देखकर मुस्कुराए। इसके विपरीत राल्फ ने मुझे कठोर भाव से देखा। हम निश्चित रूप से एक दूसरे से मिलते रहते हैं, थियो। क्या हम? मैं सचमुच निश्चित नहीं था। क्या राल्फ और मेरी राहें अक्सर एक दूसरे से मिलती थीं? हमारी बातचीत बहुत कम होती थी। हाँ, पिछले व्यावहारिक मूल्यांकन में राल्फ मेरा प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन उसके बाद से वह मेरे विचारों में ज्यादा नहीं रहा। लगता है यहाँ बहुत सारे परिचित चेहरे हैं। नोक्टार ने अपनी मोटी गर्दन घुमाकर समूह का निरीक्षण किया। फिर उसने राल्फ की ओर देखा। तुम राल्फ हो, है ना? मुझे याद है। मूल्यांकन की बात भूल जाए। हो सकता है कि मैं तब हार गया था, लेकिन अब चीजें अलग हैं। नहीं, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुमने अपना सब कुछ झोंक दिया था, है ना? योद्धा भी हमेशा विजयी नहीं हो सकते। हार से सीखना ही कुंजी है। महान युद्ध देवता ने एक बार कहा था, एक सच्चा योद्धा बनने के लिए तुम्हें अपनी पिछली असफलताओं को स्वीकार करना होगा। यह एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। राल्फ ने नोक्टार की ओर देखा। एक क्षण बाद उसके मुंह के कोने फड़क उठे। शुक्रिया, नोक्टार। सच कहूं तो तुम्हारे मैच ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मैंने सोचा था कि तुम साफ तौर पर नुकसान में रहोगे, लेकिन तुमने सारी उम्मीदों को झुठला दिया। राल्फ ने अपना हाथ नोक्टार की ओर बढ़ाया। हाँ, मैं किसी जादूगर से नहीं हार सकता। नोक्टार ने कान से कान तक मुस्कुराते हुए राल्फ से हाथ मिला लिया। वे आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से मिलते हुए प्रतीत हुए। इस जोड़ी को देखते हुए ट्रेविस, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, आयशा की ओर मुड़ा। लेकिन आयशा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह हीरो है जिसने मैजिक डेंगॉन वाली घटना के अपराधी को पकड़ा था। ये भाग्य की बात है कि हम एक ही टीम में हैं।
इसलिए शर्माओ मत। आयशा की आंखें घबराहट से फड़क उठीं। उसने जल्दी से मेरी तरफ एक नजर डाली। हाँ, कुछ तो बोलो। मैंने आयशा की ओर ठंडेपन से देखा और उससे आग्रह किया। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। इस बार मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। अरे टिल्डा, किसी को निराश करने से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर यहाँ कोई बोझ है तो वो हम हैं। क्या ये सही नहीं है सब? ट्रेविस ने हमारी ओर देखा, उसकी मुस्कान अटल थी। बिल्कुल, आयशा कुल मिलाकर छठे नंबर पर है, लेकिन सैद्धांतिक ग्रेड में भी वह प्रथम है ना? सच कहूं तो मुझे सोचने में दिक्कत होती है। बस मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं सहमत हूं। एक सच्चे योद्धा को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर कोई सिद्ध रणनीतिकार मौजूद हो तो उसका अनुसरण करना बुद्धिमानी है। राल्फ और नोक्टार ने भी इसमें अपनी बात रखी। दोनों ने एक दूसरे की बात को पूरी तरह से प्रतिध्वनित किया। एक बार फिर आयशा ने मेरी ओर देखा और बोलना शुरू किया। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। वह फुसफुसाई, मानो वह एक खरगोश हो जो भेड़िए के आने से भयभीत हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना डर सबको सुना रही हो। मुझे डर लग रहा है टिल्ड, मुझे क्या करना चाहिए टिल्ड? इससे मुझे लगभग बुरा आदमी जैसा महसूस होने लगा। ट्रेविस और राल्फ ने असमंजस में पढ़कर आयशा को प्रोत्साहन दिया। हाँ आयशा, आज तुम थक गई होगी टिल्ड, ये समझ में आता है। ध्यान का केंद्र बनना थका देने वाला हो सकता है, लेकिन एक बार जब हम कालकोठरी में प्रवेश करेंगे तो तुम फिर से अपनी चतुर, विश्वसनीय अवस्था में आ जाओगी, है ना? आयशा हमेशा जरूरत पड़ने पर अच्छा प्रदर्शन करती है। हमें तुम पर भरोसा है आयशा। मूल्यांकन के लिए हमें तुम्हारे कौशल की जरूरत होगी। आयशा के पास कहने को शब्द नहीं थे। मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस हुई। यदि आयशा इसी स्थिति में रही तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। आयशा, हाँ, ओह थियो, तुम ओह कह रहे थे। उद्धरण चिन्ह। उसकी वर्तमान स्थिति वास्तव में चिंताजनक थी। ऐसी चतुर और हमेशा अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहने वाली लड़की की ये हालत कैसे हो गई? सबसे पहले मुझे आयशा की घबराहट दूर करनी थी। 1 मिनट के लिए यहाँ आओ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ओह, हाँ, उसकी पहले से ही कांपती आंखें ऐसे कांपने लगीं जैसे कोई भूकंप आ गया हो। उसने जवाब दिया, फिर भी वह वहीं जड़वत खड़ी रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह हिलने में असमर्थ थी। सांस। मैं आयशा के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया। जैसा आप सामान्य रूप से करते हैं वैसा ही व्यवहार करें। इतना घबराए नहीं। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तभी आयशा की नजर मुझसे मिली और हाँ, उसने जोर से सिर हिलाया। उसका दुबला पतला चेहरा ऊपर नीचे हिल रहा था। लगभग 10 मिनट बीत चुके थे। लगता है उसकी घबराहट कुछ कम हो रही है। मैंने देखा कि आयशा अन्य छात्रों के साथ बातचीत कर रही थी। वह अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं थी, लेकिन थोड़ा और समय मिलने पर वह ठीक हो जाएगी। किसी मिशन से पहले तनाव किसी नायक के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ तक कि राल्फ या एशिल जैसे गुस्सैल स्वभाव वाले लोग जो दुश्मन को देखते ही युद्ध में भाग लेते हैं, यकीनन बेहतर स्थिति में हैं। नोक्टार, जो अभी राल्फ के साथ इस बात पर बहस कर रहा था कि कुल्हाड़ी या गदा बेहतर हथियार है, टहलता हुआ वहां आया। थियो, तुमने पहले आयशा से क्या कहा था? कोई विशेष महत्व की बात नहीं है। मैंने तो बस उससे कहा था कि वह वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह सामान्यतः करती है। मैं समझ गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? यह आश्चर्यजनक है कि एक वाक्य से उसका तनाव कम हो सकता है। यह एक असामान्य दृश्य है। नोक्ट ने अपना सिर झुका लिया। खैर, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। खैर, ऐसा लगता है कि अब शुरू करने का समय आ गया है। जंगल के पास कई द्वार जादुई कालकोठरी के प्रवेश द्वार बनने लगे। कुछ ही देर बाद रोक ने छात्रों को एक बार फिर बुलाया। स्वाभाविक रूप से मेरी टीम को सबसे पहले बुलाया गया। रोक ने हमारी टीम की ओर, विशेषकर मेरी ओर, नजर दौड़ाई और बोलना शुरू किया। टीम 1, आगे बढ़ो। समझा? आमतौर पर पोर्टल या कालकोठरी वाले परिदृश्यों में उच्च रैंक वाले छात्र पहले प्रवेश करते हैं। आयशा जादुई कालकोठरी में कदम रखने वाली पहली व्यक्ति थी। उसके पीछे पीछे राल्फ, नोक्टार, ट्रेविस और मैं भी अंदर पहुंचे। मैंने थोड़ी देर के लिए सांस छोड़ी, यह आशा करते हुए कि इस बार भविष्य अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ हैं? जादुई कालकोठरी में प्रवेश करने पर ट्रेविस ने हमारे आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया। राक्षस दमन के दौरान ये घास के मैदानों में था, लेकिन यह एक तहखाने जैसा दिखता है।
कौन चाहे जो भी हो, ऐसा नहीं लगता कि हम सतह पर हैं। ज्यादा संभावना है कि हम किसी तहखाने में हों। आयशा की लाल आंखें चमक उठी जब उसने हमारे आसपास के माहौल को देखा। मेरे बगल में खड़े नॉक्टर ने अपनी निगाह नीचे की ओर घुमाई। थियो, क्या यह तहखाना है? हाँ, यह एक तहखाने की कालकोठरी है। सौभाग्य से ये बिल्कुल मूल जैसा ही है। खेल में ये स्थान केवल अंधकार में और उदास लग रहा था, लेकिन यहाँ आकर यह कुछ घुटन भरा लग रहा था। मुझे जल्दी से खजाने का पता लगाना होगा और भाग जाना होगा। मेरा शरीर इस जगह को अस्वीकार करता प्रतीत हो रहा था। हमारी टीम का वर्तमान स्थान तहखाने के स्तर 4B4 है। जब हम बेसमेंट स्तर 1B1 पर स्थित माकर को सुरक्षित कर लेते हैं और सतह पर चढ़ जाते हैं, तब कलाकृति अन्वेषण मूल्यांकन समाप्त हो जाता है। संक्षेप में, कार्य का मूल उद्देश्य तक पहुंचना है। आयशा शार्प विजन के साथ ये बहुत आसान होना चाहिए। जब रास्ता खोजने की बात आती है तो उसकी विशेषता अत्यधिक प्रभाव डालती है। मूल्यांकनकर्ता मूर्ख नहीं है, उन्होंने B1 पर एक संरक्षक तैनात किया है। हालांकि राल्फ और नोक्टार जैसे भारी भरकम खिलाड़ियों के साथ हम इसे आसानी से संभाल सकेंगे। अच्छा, हमें ऐसे ही दिनों की जरूरत है। मैंने अपना हाथ मुट्ठी में बांध लिया। जिस खजाने को मुझे सुरक्षित करना है, जादुई कारतूस वह भी पर स्थित है। पिछली बार की तरह जब मैंने प्राकृतिक शक्ति हासिल की थी, मुझे जादुई कारतूस प्राप्त करने के लिए एक विशेष पैटर्न इनपुट करने की आवश्यकता है। यदि आप पैटर्न जानते हैं तो यह अपेक्षाकृत सरल है। स्वाभाविक रूप से मैंने इस पैटर्न को याद कर लिया है। आयशा, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी विशेषता मुझे इस स्तर के अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति देती है, लेकिन ट्रेविस ने परेशान भाव से आयशा की ओर देखा। आयशा ने अपना सिर हिलाया। मैं देख सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल साफ नहीं है। ऐसा लगता है कि इस तहखाने में कोई जादुई उपकरण है जो मेरी दृष्टि को अस्पष्ट कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं कुछ भी नहीं देख सका। ट्रेविस ने जोर से सांस छोड़ी। तो हमारा अगला कदम क्या है? राल्फ ने अपने हाथ में गदा घुमाए और खुद को गर्म किया। ईमानदारी से कहूं तो इस समय ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई आदर्श विकल्प नहीं है। या तो हम जादुई उपकरण को नष्ट कर दें या फिर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ें और परीक्षण और त्रुटि से सीखें। आयशा ने अपने बालों में उंगलियां फिराईं। हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ट्रेविस और राल्फ ने एक साथ आह भरी। अरे, चीजें कभी सरल क्यों नहीं हो सकती? समय सार का है। मेरा उद्देश्य मैजिक कार्ट्रिज को सुरक्षित करना है और साथ ही प्रथम स्थान प्राप्त करना है। मैंने अपने ऊपर जादुई शून्यीकरण डाला। निस्संदेह इस स्थान में जादू चल रहा है। अब मैं एकदम स्पष्टता से देख सकता हूँ। इस बीच बाकी सभी लोग वस्तुतः अंधे हैं। मूल खेल में ऐसा नहीं था। ये तितली प्रभाव कहाँ से उत्पन्न हुआ? बेशक ये भविष्यवाणी करना मेरी क्षमता से परे है। यदि मुझमें ऐसी बुद्धि होती तो मैं उस दुष्ट का सामना कर चुका होता जिसने मुझे इस संसार में फेंका। सभी लोग एक क्षण के लिए ध्यान केंद्रित करें। मैं बस इतना कर सकता हूं कि इस बाधा को दूर करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूं। अध्याय 63 खजाना 3। मैंने तुरंत एक नई योजना बनाई। हम तो फिर क्या करें? नायक विभाग के सभी 200 प्रथम वर्ष के छात्र इस भूमिगत कालकोठरी के अंदर हैं। ऐसा लगता है कि मेरी टीम की तरह ही अन्य सभी छात्र भी जादू के कारण सीमित दृष्टि से पीड़ित हैं। यह अंधे होने जैसा है, लेकिन इस तरह B1 की ओर आगे बढ़ना बुद्धिमानी नहीं है। मेरा लक्ष्य खजाना, जादुई कारतूस, हथियाना और साथ ही शीर्ष स्थान हासिल करना है। प्रथम स्थान पाने के लिए हमें सतह के निकास द्वार पर सो रहे गार्जियन से लड़ना होगा। वस्तुतः अंधे रहते हुए गार्जियन से लड़ना संभव नहीं है। हमें इस अंध स्थिति से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। मेरे पास केवल 5 जादुई शून्यीकरण उपयोग बचे हैं। मेरे टीम के सदस्यों आयशा, राल्फ, नोक्टार, ट्रेविस पर मेरे 4 जादुई शून्यीकरण मंत्रों में से प्रत्येक को बर्बाद करना मूर्खता होगी, क्योंकि मैं भी जल्द ही पुनः अंधा श्रेणी में आ जाऊंगा। इस तरह के व्यापक जादू का निश्चित रूप से कोई स्रोत होगा जो इसे मन प्रदान करता रहेगा। हमें मन प्रवाह को रोकने के लिए यथाशीघ्र इस जादुई स्रोत को ढूंढकर नष्ट करना होगा। जब मैं ये सब सोच रहा था, थियो, क्या हो रहा है? मेरी टीम मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गई। मैं चाहता हूं कि हमारी टीम प्रथम हो। मैं सीधे मुद्दे पर आ गया। ऐसी स्थिति में अनावश्यक बातें छोड़कर सीधे बात करना ही सबसे अच्छा है। मुझे तुम्हारा रवैया पसंद है, लेकिन कैसे? तुम मेरे ठीक सामने हो और फिर भी धुंधले दिख रहे हो। हम जीतने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? मैं थोड़ा बेहतर देख सकता हूँ।
लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मैं केवल 3 मीटर आगे तक ही देख सकता हूँ। राल्फ और आयशा ने जवाब दिया। क्या आपके पास कोई योजना है? सच कहूं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दूसरी टीमें भी शायद अंधी हैं, इसलिए हमें आयशा की थोड़ी बेहतर दृष्टि पर भरोसा करना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ट्रैविस ने भी अपनी निराशाजनक राय साझा की। मैंने शांतिपूर्वक उनकी आंखों से आंखें मिलाईं। एक रास्ता है, मैं आगे बढ़ूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि हम पहले हों। लेकिन उससे पहले मुझे आप सभी से एक वादा चाहिए। टीम के सदस्यों ने मेरी ओर देखा। केवल आयशा ही मेरे चेहरे की ओर देख रही थी, बाकी लोग बस उस ओर मुड़े थे जहां से मेरी आवाज आ रही थी। स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अन्य टीमों को भी संभवतः यही समस्या हो रही है। केवल जंग वूही की टीम, जिसके पास मैजिक नुलिफिकेशन भी है, बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मुझ पर पूरा भरोसा करो। मुझसे कोई सवाल मत करो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं वादा करता हूं कि हम पहले होंगे। हमें नीके, पील या किसी और की जरूरत नहीं है। हम उनकी टीमों से पहले सतह पर पहुंच जाएंगे। नोक्टर स्वाभाविक रूप से मुझ पर भरोसा करेगा। ट्रेविस ने पिछली बार मेरे साथ मिलकर काम किया था, इसलिए संभवतः वह मेरी बात मान लेगा। और बेशक आयशा भी इससे सहमत होगी। अब केवल राल्फ ही बचा। राल्फ ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप मेरी आवाज की ओर देखता रहा। आयशा ने ही चुप्पी तोड़ी। मैं तुम पर भरोसा करूंगी थियो, उसने कहा। उसकी नजर मुझ पर स्थिर थी। भले ही मैं छठे स्थान पर हूं, लेकिन इस मामले में मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूं। मुझ में तुम्हारा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगी। मैं तुम्हारे बताए रास्ते पर चलूंगा थियो। लेकिन आयशा भी संघर्ष कर रही है, मुझे संदेह है कि मैं ज्यादा मदद कर पाऊंगा। ट्रेविस ने बीच में कहा। इस बीच नोक्टार मन ही मन हंस रहा था। क्या मजाक है, नोक्टार? यह अजीब था कि आप कितनी गंभीरता से विश्वास की मांग कर रहे हैं। हम आप पर भरोसा कर रहे हैं, कैप्टन। अरे राल्फ, चलो, एक सच्चे योद्धा को हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। ठीक है, राल्फ ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, ऐसा लगता है कि हम किसी प्रकार की व्यवस्था स्थापित करने में कामयाब हो गए हैं। तो मैं अस्थायी कप्तान रहूंगा। याद रखना, मैं चाहे कुछ भी करूं या कुछ भी हो, उस पर सवाल मत उठाना। अगर तुम्हें कोई संदेह है तो उसे सतह पर पहुंचने के बाद के लिए बचाकर रखना। चल दर, पहला स्थान हमारा है। सौभाग्य से भूमिगत कालकोठरी की संरचना बिल्कुल वैसी ही है जैसी मुझे मूल कहानी से याद है। तो इस व्यापक स्थिति जादू को मन की आपूर्ति करने वाला आधार कहाँ स्थित होगा? अपनी उन्नत पर्यवेक्षक की आंख से अपने आसपास के वातावरण को तेजी से देखते हुए मैंने सोचना शुरू किया। केंद्र में गुप्त कमरा संभावित प्रतीत होता है। मूल कहानी में इस गुप्त कमरे के अंदर सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक था। यह एक ऐसा स्थान है जहां सामान्य साधनों से नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसा स्थान एक विशाल जादुई पत्थर के लिए उपयुक्त होगा जो इतने व्यापक जादू को बढ़ावा दे सकता है। आइए शुरू करें। मैंने अपनी टीम की ओर देखा। समझ गया, कैप्टन। पिछली बार की तरह इस बार भी आप ही प्रभारी हैं। ठीक है, मैं उत्साहित हूँ। एक सच्चे योद्धा को ऐसी चुनौतियों पर विजय पाने में सक्षम होना चाहिए। ट्रैविस, आयशा और नोक्टार की ओर से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आईं। राल्फ चुप रहा। हाँ, वह पहाड़ जितना बड़ा है लेकिन एक उदास 16 वर्षीय लड़के जितना संवेदनशील है। यद्यपि यह बहुत कष्टदायक था, लेकिन झगड़ा करने का कोई समय नहीं था। सबसे पहले ऐसा परिणाम दीजिए जिसे वह अस्वीकार न कर सके। कुछ ही देर में हमारी टीम केंद्र के गुप्त कमरे में पहुंच गई। तो ये जगह अस्तित्व में थी। थियो के अलावा केवल आयशा, जिसकी दृष्टि थोड़ी बेहतर थी, गुप्त कमरे को देख सकती थी। एक अजीब सा कमरा, चारों तरफ से पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ, बिना एक भी दरवाजे के। यह मूल कहानी जैसी ही है। हमें इस पत्थर की दीवार को तोड़ना होगा। थियो ने शांतिपूर्वक गुप्त कमरे का निरीक्षण करते हुए कहा। नोक्टर, ट्रैविस, उस दीवार को गिरा दो। समझ गया। नोक्टार और ट्रैविस ने तुरंत अपने प्राथमिक हथियार उठा लिए। नोक्टार के पास एक हाथ की कुल्हाड़ी थी, जबकि ट्रैविस के पास एक छोटा भाला था। धमाका, धमाका, धमाका। उन्होंने पत्थर की दीवार पर अपने हथियार घुमाए। हालांकि दीवार मजबूत बनी रही। इसके विपरीत उनके हथियार टूटने के कगार पर थे। सिर्फ देखने में असमर्थ आयशा ने सहायता की पेशकश की। मैं भी मदद करूंगा। नहीं, आपको अपनी ताकत बाद के लिए बचाकर रखनी होगी। अच्छा, ठीक है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना, समझा? उद्धरण चिन्ह। आयशा ने अपनी आदतन प्रतिक्रिया को दबा दिया।
आह, क्या आप कृपया थोड़ा और उत्साह से जवाब दे सकते हैं टिल्डा। काश चीजें पहले जैसी हो जाती। लेकिन उस समय वह केवल थियो के आदेशों का पालन कर सकती थी। उसने नोक्टर और ट्रेविस को लगातार दीवार पर पीटते हुए देखा, उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। इस बीच थियो ने अपना ध्यान राल्फ की ओर लगाया। इसे तोड़ो राल्फ। राल्फ ने अपना हथियार उठाया, गदा। ऐसी दीवार तोड़ने के लिए एकदम सही विकल्प। थियो की आवाज दृढ़ थी। इसे पूरी तरह से करो। ठीक है। राल्फ ने 3 बफ कौशल सक्रिय किए। वे केवल स्व बफ थे, लेकिन उन्हें कास्टिंग समय की आवश्यकता नहीं थी। नए जोश के साथ राल्फ ने अपनी गदा दीवार पर मारी। दुर्घटना, दुर्घटना, दुर्घटना। पत्थर के टुकड़े टूटने लगे, जो पहले की तुलना में एक उल्लेखनीय परिवर्तन था। इस गति से तो इसमें अनंत काल लग जाएगा। थियो ने तुरंत अपनी योजना पर पुनर्विचार किया। उन्हें याद आया कि मूल कहानी में नीके की टीम बिना किसी परेशानी के दीवार तोड़ने में कामयाब हो गई थी। क्या यही हमारे बीच का अंतर है? नोक्टार की आवाज से उसके विचार बाधित हो गए। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा। क्या हमें ये तरीका आजमाना चाहिए? नोक्टार ने अपनी मुट्ठी से अपने मंदिर पर थपथपाया, जिससे युद्ध वृत्ति, रक्त क्रोध और युद्ध देवता के आशीर्वाद को बलपूर्वक सक्रिय करने का संकेत मिला। थियो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता। वह अंतिम उपाय था। एक बार सक्रिय होने के बाद ऑक्स को लंबे समय तक आराम की आवश्यकता होगी। दीवार तोड़ना तो बस शुरुआत थी। उन्हें अभी भी B1 के संरक्षक का सामना करना था। तब थियो ने अपनी नजर वापस राल्फ की ओर घुमाई। इसे बाहर लाओ, राल्फ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आपका छिपा हुआ इक्का। उद्धरण चिन्ह। राल्फ की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी निगाहें थियो की आवाज की दिशा पर केंद्रित हो गईं। उसका उपयोग करें। अधिकांश सक्रिय नायकों के पास एक छिपा हुआ कार्ड था, एक गुप्त इक्का जो दूसरों के लिए अज्ञात था। राल्फ, हालांकि एक छात्र है, लेकिन भविष्य का नायक है। उसके पास भी एक छुपा हुआ इक्का था, एक चौथा संवर्धन बफ। लेकिन उसे कैसे पता? थियो आजकल थोड़ा रहस्यमय था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इस बारे में जान जाएगा। अकादमी में दाखिला लेने के बाद से राल्फ ने कभी भी अपने चौथे बफ के बारे में किसी को नहीं बताया था। आपने बिना किसी प्रश्न के मेरे आदेशों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की। थियो के आग्रहपूर्ण शब्द गूंज रहे थे, उसकी शक्तिशाली आभा राल्फ पर दबाव डाल रही थी। ओह ओह, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। आपकी हिचकिचाहट बाकी टीम के लिए खतरा बन सकती है। उद्धरण चिन्ह। राल्फ थियो की आभा की तीव्रता को महसूस कर सकता था, उसकी निगाहें उस प्रबल उपस्थिति के स्रोत पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थीं, लेकिन उसकी लाल आंखें मैग्मा की तरह क्रोध से धधक रही होंगी। थियो के शब्द गलत नहीं थे। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हार स्वीकार करना, जिसे वह पहले हार चुका था, राल्फ के गहरे अहंकार को ठेस पहुंचाता है। लेकिन अभी वह एकमात्र व्यक्ति है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। जल्द ही राल्फ ने इसका पालन करने का निर्णय लिया। वह भले ही अभी भी एक छात्र है, लेकिन वह भविष्य का नायक भी है। वह बड़े हित के लिए छोटे का त्याग कर देता था। उसने अपना अभिमान निगलने का निर्णय लिया। समझ गया। राल्फ ने अपना गुप्त चौथा बफ सक्रिय किया। एक उज्ज्वल चमक ने उसे घेर लिया। उसके पूरे शरीर में शक्ति का एक विस्फोटक उभार दौड़ गया। वाह! राल्फ ने अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाना शुरू किया कि वह हवा में गूंजने लगी। क्रैश! राल्फ के शक्तिशाली गदा प्रहार का प्रभाव चौंका देने वाला था। कुछ ही समय में पत्थर की दीवार ढह गई और छिपे हुए कक्ष और उसके रहस्यों का पता चल गया। चैम्बर, राज, समझे, ब्रेक इट, राल्फ कहने का मन तो था, पर सोचा नहीं कि आज बाद में एक और आदमी 3/5 चैप्टी का आनंद ले। जल्द आ रहा है। अध्याय 64 खजाना 4 टूटे हुए छिपे हुए कक्ष के अंदर एक बड़ा क्रिस्टल एक मन पत्थर जैसा कि अपेक्षित था, खड़ा था। ये क्रिस्टल एक ओर्क के सिर जितना बड़ा और मानव सिर से लगभग 1.5 गुना बड़ा था, चमक रहा था और गुनगुना रहा था। बहुत खूब। यहाँ तक कि टीम में कमजोर दृष्टि वाले लोगों के लिए भी शक्तिशाली चमक स्पष्ट थी। आयशा चिंतित होकर मेरी ओर मुड़ी। थियो, यह क्या है? यह इस क्षेत्र के अजीब जादू का स्रोत है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। मैंने इसकी विस्तृत जानकारी जांची और पाया कि यह दुर्लभ श्रेणी की वस्तु थी। यह अधिकांश शूरवीरों के लिए लगभग आधे वर्ष के वेतन के बराबर है। मेरे पास जादुई शून्यकरण के केवल 5 उपयोग बचे थे। यहाँ तक कि अगर मैं इसे एम्पलीफिकेशन ऑर्ब के साथ बढ़ाऊं, तो केवल ताकत बढ़ेगी, न कि इसे इस्तेमाल करने की संख्या। मुझे अपने साथियों पर इसका 4 बार प्रयोग करना होगा, जिससे केवल एक बार ही प्रयोग हो सकेगा।
मैं बड़े क्रिस्टल के जादू को खत्म कर सकता था, फिर कुछ टुकड़े ले सकता था, लेकिन यह इतना बड़ा था कि इसे बिना बैग के ले जाना संभव नहीं था। इसे तोड़कर उसका एक टुकड़ा सबूत के तौर पर लेना सबसे अच्छा लगा। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूं। यद्यपि यह मूल्यवान था, फिर भी इससे जाना पड़ा। ठीक है, समझ गया। नोक्टार और राल्फ ने अपने हथियार तैयार कर लिए। लेकिन थियो, क्या हमें इसे सचमुच नष्ट कर देना चाहिए? ये तो मूल्यवान लगता है। राल्फ ने मेरी ओर झिझकते हुए देखा। मैं सहमत हूं, यह मूल्यवान है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जादू नहीं रुकेगा। इसे तोड़ दो। ठीक है। अपने हथियार के एक झटके से राल्फ ने मनपत्थर पर प्रहार किया। दुर्घटना। ये प्रारंभिक बिंदु था। क्रैक, धप धप। राल्फ, नोक्टार और ट्रैविस सभी ने क्रिस्टल पर हमला किया। जल्द ही क्रिस्टल से निकलने वाली स्पष्ट रोशनी बंद हो गई। मैंने क्रिस्टल के कुछ टुकड़े अपनी जेब में रख लिए। ओह, मैं अभी भी नहीं देख सकता। नोक्टार ने अपनी आंखें रगड़ी और अपना सिर पीट लिया। बिल्कुल, जादू बंद हो गया है, लेकिन जो जादू अभी हम पर असर कर रहा है वह तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसका अंत नहीं हो जाता। ये बहुत परेशान करने वाला है। कोई समाधान है, थियो? जरूर। मैंने अपना हाथ नोक्टार के कंधे पर रखा और जादुई शून्यकरण का प्रयोग किया। ओह वाह, मैं देख सकता हूँ। यह अद्भुत है। राल्फ, तुमने अच्छा किया। तुम्हारे बिना हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता। मैंने तुम्हें अपना एक तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। अब मैं भी अपना तुरुप का पत्ता दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने नोक्टार के साथ किया था, मैंने राल्फ पर मैजिक नुलिफिकेशन का उपयोग किया। राल्फ ने अविश्वास भरे भाव से मेरी ओर देखा। व्यावहारिक मूल्यांकन के दौरान आपने मुझ पर जो तकनीक इस्तेमाल की थी। हाँ, यही बात है। क्या ऐसा रहस्य दिखाना ठीक है? क्यों नहीं? भले ही हम प्रतिद्वंद्वी हैं। ट्रम्प कार्ड का खुलासा करना जोखिम भरा हो सकता है। अब हम एक टीम हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। शुरू से ही मैंने कभी भी हमें प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं सोचा था। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि ऑक्स तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं। राल्फ की आंखें चमक उठीं। अब वह क्या गलतफहमी में है? बहरहाल, मैंने ट्रैविस पर मैजिक नुलिफिकेशन का इस्तेमाल किया और इसे आयशा पर भी लागू करने वाला था। आह, ओह! जैसे ही मेरा हाथ आयशा के कंधे पर पड़ा, मेरी उंगलियों में कंपन दौड़ गया। अजीब आवाजें निकालना बंद करो। लेकिन ये तो अचानक हुआ। किसी कारण से आयशा शर्मा रही थी। बस इसे सहन करो। ठीक है। अभी भी कांपते हुए मैंने आयशा के पतले कंधे को छुआ और जादुई शून्यकरण डाला। यह अविश्वसनीय है। मैं तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। मैं तीसरी मंजिल की सीढ़ियां भी देख सकता हूँ। आयशा की बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य से झपक उठीं। और बस यही है। मैंने अपनी टीम के प्रत्येक सदस्य से आंख से संपर्क स्थापित किया। हमें अब आगे बढ़ना होगा। जबकि अन्य टीमें अभी भी पीछे हैं, हमें बढ़त बना लेनी चाहिए। चूंकि स्टेटस रिकवरी पोशन जैसी वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसलिए अन्य टीमें अभी भी अपनी अंधेपन की समस्या से जूझ रही थीं। किसी अन्य टीम की कठिनाई हमारी टीम के लिए लाभ है। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। व्यावहारिक मूल्यांकन सख्त है। यही वह समय है जब हमें कठोर प्रहार करना होगा। यद्यपि हमारी टीम इस भूमिगत कालकोठरी में प्रवेश करने वाली पहली टीम थी, लेकिन अंतिम निर्णायक कारक इसके अंदर बिताया गया समय है। उदाहरण के लिए, यदि कोई टीम हमसे 15 मिनट बाद कालकोठरी में प्रवेश करती है तो वह हमसे बराबरी पर होगी, यदि वह हमसे 15 मिनट बाद कालकोठरी से बाहर निकलती है। ठीक है, चलो चलें कप्तान, हम हर तरह से आपके पीछे हैं। ये हमारा पहला स्थान पाने का मौका है। नोक्टार, राल्फ और ट्रैविस ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। आयशा ने मेरी ओर विचारमग्न होकर देखा। थियो, क्या मैं यहाँ से नेतृत्व संभाल सकता हूँ? आगे बढ़ो। जब नेविगेशन की बात आई तो आयशा से आगे कोई नहीं था। भूमिगत मार्गों के बारे में अपने अनुभव और स्मरण के बावजूद मैं घूमते हुए राक्षसों की गतिविधियों का अनुमान नहीं लगा सका। लेकिन आयशा कर सकती थी। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो हम आसानी से प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता था। जंग वूही, उसके अस्तित्व के कारण जंग वूही के पास मुझसे अधिक मैना थी, इसलिए उसका जादू निरस्तीकरण स्तर कम होगा, लेकिन वह आसानी से अंधे जादू के इस स्तर को खत्म कर सकती थी। इसके अतिरिक्त उनकी शारीरिक क्षमताएं भी उत्कृष्ट थीं और व्यावहारिक अनुभव भी प्रचुर था। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसे कम करके आंका जा सके। हालांकि वह स्वभाव से ही एकाकी थी। वह आमंत्रित करने से अधिक डराने वाली थी। उनकी टीम के सदस्य केवल अनुयायी नहीं थे, वे सभी मजबूत व्यक्तित्व वाले संभावित नायक थे।
यदि वे अपमानित महसूस करते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि सहयोग संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। पहला स्थान मेरा होगा, जंग वूही। जब मैं इन विचारों पर विचार कर रहा था, आयशा बोल पड़ी। हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए। ये सबसे तेज है और इसमें किसी राक्षस से टकराने की संभावना कम है। चलो चलते रहते हैं। हमारी टीम तेज गति से आगे बढ़ी। हम आसानी से कालकोठरी के B4 स्तर से गुजर गए। शुरू में B4 पर ज्यादा राक्षस नहीं थे, लेकिन मुझे राक्षसों से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। यह आयशा की तीव्र दृष्टि कौशल के कारण संभव हुआ। जैसे ही हम B3 पर चढ़े, आयशा धीमी आवाज में बोली, अब से सभी राक्षसों से बचना कठिन हो जाएगा। हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कहते हुए उसने मेरी ओर देखा। उसकी बात में दम था। सतह के जितना करीब होंगे, राक्षसों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। हमें किस प्रकार के राक्षसों की उम्मीद करनी चाहिए? मैंने अनभिज्ञता प्रकट करते हुए पूछा। मूल रूप से वे मुख्यतः बड़ी मकड़ियां या मधुमक्खियां थीं। खैर, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, लेकिन हमारे व्याख्यानों के अनुसार ऐसा लगता है कि हमें मकड़ियों या मधुमक्खी जैसे राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। अपनी श्रेष्ठ प्रतिष्ठा के अनुरूप आयशा ने सही उत्तर दिया। मैंने उसे हल्की सी मुस्कान देते हुए सिर हिलाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें सतर्क रहना होगा। समझ गया कप्तान। हमारी टीम आयशा द्वारा बताई गई दिशा में आगे बढ़ी। 5 मिनट बाद आयशा रुक गई। ओह, जैसी कि उम्मीद थी, यह एक मकड़ी है। उसने एक विशालकाय मकड़ी की ओर इशारा किया जिसका व्यास लगभग 5 मीटर था। आयशा ने धीरे से कहा, हे भगवान, क्या ये हमेशा इतना बड़ा था? ये बहुत बड़ा है। नहीं, वे इतने बड़े नहीं थे, लेकिन क्या ये बहुत बड़ा नहीं है? यह मूल चित्र से लगभग 1.5 गुना बड़ा लग रहा था। इसके दोनों ओर फैली हुई टांगें मेरी जांघ जितनी मोटी थीं। यह अवश्य ही एक विशाल भूमिगत मकड़ी होगी। इस प्राणी की एक विशिष्ट विशेषता इसका लगभग बहरा होना था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कान ही नहीं है। हालांकि इसकी दृष्टि अत्यधिक विकसित थी। हालांकि यह मानव की तरह तीव्र नहीं है। तो अगर हम सावधानी से आगे बढ़ें तो क्या हम इससे बच सकते हैं? जब मैं इस पर विचार कर रहा था तो विशाल मकड़ी थोड़ा सा हिल गई। क्या? आयशा मेरी गर्दन से चिपक कर चिल्लाई। ये इसने हमें सुन लिया। मैं महसूस कर सकता था कि आयशा मुझसे कांप रही है। क्या उसे स्मार्ट चरित्र नहीं होना चाहिए था? उसे व्याख्यानों से विशालकाय भूमिगत मकड़ी की विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए था। हाँ, वह प्राणी सुन नहीं सकता। अगर सुन सकता होता तो तुम्हारी चीख उसे सीधे हमारी ओर खींच लाती। हाँ, ठीक है, मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा। आयशा ने लाल चेहरे के साथ टीम के सदस्यों को संबोधित किया। इस बीच मैं उसके शरीर की कोमलता को अपने शरीर से दबता हुआ महसूस कर सकता था। आप कब तक चिपके रहना चाहते हैं? ओह, मुझे माफ करना थियो। मुझे मकड़ियों से डर लगता है। मैं जल्द ही छोड़ दूंगा। मैं तो बस हैरान रह गया था। जितनी जल्दी आपसे हो सके। वैसे क्या मूल कहानी में आयशा की ऐसी कोई पृष्ठभूमि थी? मुझे ऐसा कोई विवरण याद नहीं है। तस्क नोकटार ने देखा कि आयशा और मैं अभी भी एक दूसरे से लिपटे हुए थे और उसने जीभ चटकाए। क्या बात है, नोकटार? थियो, तुम्हें सचमुच रोमांस की कोई समझ नहीं है। एक सच्चे योद्धा को एक कांपती, कमजोर औरत को अपना कंधा देना चाहिए। उसके सच्चे योद्धा को इतने सारे नियमों का पालन क्यों करना पड़ता है? और आयशा हमारी टीम में सबसे मजबूत है। प्यारा घर अलबामा 4/5 चैप्टी का आनंद ले। जल्द आ रहा है।